हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। ओके, तो स्टार्ट लेते हैं। इस कोर्स हमारा बहुत ज़्यादा है, हमने ट्राई करने के तेज़ ज़रा जाए कवर करें। सो ये एक डायग्राम है, ये मैंने पोस्ट कर दी है। हमने फेलियर प्लेन को पढ़ा था, तो ये आपको हेल्प करेगी। इसमें ये फेलियर प्लेन है, अगर आप देख रहे हैं तो ये स्ट्रेसेस शो कर रहे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और फेलियर प्लेन जहाँ से गुजर रहे हैं। सिमिलरली इस जगह पर वो जो क्यूब है वो चेंज हो गया है और फेलियर प्लेन आपको नजर आ रहे हैं। तो इसमें आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस नजर आ रहे हैं और ये फेलियर प्लेन भी नजर आ रहे हैं। ये स्लोप फेलियर के को रिलेट कर रहे हैं आपके मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ। सो अभी हम ये सब ग्रेड और ये बाकी चीजें देखते हैं। तो हमारे पास एसेंशियली जो है दो टाइप की पेमेंट्स है, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है और एक रिजिड पेमेंट होती है। पहले मैं बता चुका हूँ, बस मैं एक जल्दी से इस पे जाऊंगा। सो हमारे पास एक फ्लेक्सिबल पेमेंट है और एक रिजिड है, राइट। सो फ्लेक्सिबल में जो है, बार बार नहीं करूंगा, आपने एक मैं देखे, मैं कई चीजें रिपीट करता हूँ और इसमें मेरा टाइम ज़ाया होता है। ये जो है ये हॉट मिक्स्ड एसफेल्ट है, यानी एसफेल्ट कंक्रीट की लेयर है। उसके बाद हमारा बेस होते हैं, नॉर्मली ये क्रश स्टोन होते हैं, और उसके बाद सब बेस होते हैं। सब बेस नॉर्मली नाला बेड मटेरियल होते हैं, उसके नीचे सब ग्रेड होते हैं, ठीक है। सब ग्रेड, तो दिस इज योर फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट, और ये जो सब ग्रेड है वो नेचुरल अर्थ है, जो जहां पर अकर होती है, या एम्बैंकमेंट मटेरियल है, ठीक है। और इसके बाद इसको हम ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट होती है, ठीक है। और फिर हमारे पास रिजिड पेवमेंट होती है, रिजिड। और रिजिड पेवमेंट में जो हमारे पास टॉप लेयर होती है, वेयरिंग कोर्स, वो कंक्रीट की होती है, ठीक है। वेयरिंग कोर्स होता है ये, और उसके बाद हमारा बेस होता है, ठीक है। और फिर सब बेस होते हैं, और फिर सब ग्रेड होते हैं। कभी कभार हमारा पास सब बेस नहीं होता, एक ही लेयर होती है, या बेस होते हैं या सब बेस होते हैं। और अक्सर एक लेयर होती है तो उसको हम बेस ही कहते हैं नॉर्मली। तो कभी कभार हम इस तरह करते हैं कि ये सब बेस निकल जाता है या बेस निकल जाता है, और एक मटेरियल होता है वेयरिंग कोर्स के नीचे, इसको हम बेस कहते हैं, और फिर नीचे सब ग्रेड होते हैं। सब ग्रेड जो है वो नेचुरल अर्थ है या एम्बैंकमेंट मटेरियल है, और ये कंक्रीट की टॉप लेयर होती है, और बीम एक्शन और बेयरिंग कैपेसिटी दोनों से के हेल्प से वो लोड को सस्टेन करता है, जो रिजिड पेवमेंट होती है। सो in flexible pavements, the base and sub-base layers are structural components that need to be provide sufficient strength while reducing the stresses to levels that can be sustained by the subgrade. In rigid pavements, the base layer is used for leveling structural strengthening of the weak subgrade. Furthermore, properly constructed base sub-base layers can provide internal drainage while preventing water ingress into the subgrade. The properties of the subgrade and the base layers can be improved through application or the properties of the subgrade and the base layers can be improved through compaction or chemical stabilization and the controlled moisture conditions. तो इसकी गुड ड्रेनेज क्वालिटीज होनी चाहिए, बेस की और सब बेस की, ताकि पानी सब ग्रेड में ना जाए। तो दे शुड बी वेल ड्रेनेबल। दूसरी बात यह है कि सब ग्रेड की स्ट्रेंथ कम होती है तो बेस की ज्यादा होती है, तो बल्ब फॉर्मेशन में हमारा स्ट्रेस ट्रांसफर होता है इस तरह नीचे बल्ब फॉर्म में, इस तरह, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्ट्रेसेस कम होते जाते हैं। तो सब ग्रेड पे स्ट्रेसेस कम होते हैं क्योंकि सब ग्रेड जनरली वीक होती है, तो उसको वो सस्टेन कर सकती है, ठीक है। तो नीचे जिस तरह हम जाएंगे हमारे स्ट्रेसेस कम होते जाएंगे। अगर हम मटेरियल को देखें तो जो हमारा ग्रेन्युलर मटेरियल है, ग्रेन्युलर बेस सब बेस लेयर्स एग्जिबिट एन इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर इन रिस्पॉन्स। हमने देखे स्टील जो है उसका इलास्टिक बिहेवियर होता है। स्टील को जब आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखते हैं
और यील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं, उसका इस टाइप का ग्राफ होता है, अगर आपने देखा हो, ठीक है। तो ये अगर देखिए ये इलास्टिक बिहेवियर है, स्ट्रेट लाइन, इसकी एक ही स्लोप होती है, और ये आपका स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, और स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो आपको ई मिल जाता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। पर अब इसलिए इलास्टिक मटेरियल है, पर जो सॉइल होते हैं, ठीक है, वो अनबाउंड मटेरियल होते हैं, ग्रेन्युलर अनबाउंड मटेरियल होते हैं, और वो जो मटेरियल है उसका जो बिहेवियर है वो इलास्टोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं इलास्टोप्लास्टिक। सो ग्रेन्युलर बेस सब बेस लेयर जो होती हैं, दे एग्जिबिट एन इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर in response to loading and loading conditions imposed by traffic loads. Upon unloading, this entails an elastic, recoverable, and a plastic permanent deformation component. This behavior can be explained by shakedown theory. तो ये अभी हम ये देखेंगे। तो अगर मेरे पास ग्रेन्युलर मटेरियल हो जो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल बेस या सब बेस लेयर्स में ग्रेन्युलर मटेरियल और अनबाउंड मटेरियल होता है, उसमें कोई बाइंडिंग मटेरियल नहीं होता, सीमेंट वगैरह नहीं होता उसमें, ठीक है। सो ग्रेन्युलर अनबाउंड मटेरियल होते हैं, उसको अगर हम स्मॉल लोड अप्लाई करें, ठीक है, तो हम देखेंगे, ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो इसको आप देखें, अगर मैं स्मॉल लोड अप्लाई करूं, ठीक है, बहुत स्मॉल लोड, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बता रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसका ग्राफ जो है वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा, यानी इलास्टिक बिहेवियर वो एग्जिबिट करेगा, और इसको इसने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। At small stresses, the behavior can be purely elastic, whereby no plastic strain. Plastic strain का मतलब है permanent deformation. So plastic strain की जब भी हम बात करेंगे, plastic strain, strain क्या है? Deformation है, strain, right? So ये है permanent deformation. Permanent strain कह लें या permanent deformation, ठीक है। सो जो अगर हम स्मॉल लोड अप्लाई करें तो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होगा स्ट्रेस स्ट्रेन का, ग्रेन्युलर अनबाउंड मटेरियल का, ठीक है, इलास्टिक होगा, और ये इधर इसने एक्सप्लेन किया है। However, if the applied load increases, the material begins to develop small levels of permanent strain over a few cycles. Nevertheless, subsequent cycles at the same strain level yield no additional plastic deformation. This response is referred to as elastic shakedown. इसको हम इलास्टिक शेक। तो अगर मैं लोड को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, स्ट्रेस को, तो मैं देखूंगा कि हमें इस तरह स्ट्रेस स्ट्रेन का स्ट्रेट रिस्पॉन्स आएगा, और जब मैं रिलीज करूंगा लोड को तो ये इधर मैं देखूंगा इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई है मेरे पास, ये परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पैदा हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जब मैं फुल इसको रिलीज करूंगा, फिर से मैं स्ट्रेस इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो देखूंगा कि ये इस तरह चलता जाएगा। ये एवरी साइकिल में मुझे थोड़ी सी परमानेंट डिफॉर्मेशन मिलती जाएगी, और फाइनली वो एक स्टेज पे आ जाएगा, जब मैं रिलीज करूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन एक्शन में जाएगा, रिलीज, फिर जब मैं लोड स्ट्रेस अप्लाई करूंगा उसी स्ट्रेट लाइन पे ऊपर जाएगा स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पॉन्सेस का, फिर जब मैं रिलीज करूंगा उसी स्ट्रेट लाइन पर ये नीचे आएगा, फिर से जब मैं इंक्रीज करूंगा उसी स्ट्रेट लाइन पे ऊपर जाएगा, जब मैं रिलीज करूंगा उसी स्ट्रेट लाइन पर नीचे आएगा। इसको हम इलास्टिक शेक डाउन कहेंगे, और ये तब होगा ये जब मैंने लोड थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको हम इलास्टिक शेक डाउन कहेंगे। और जो थर्ड स्टेज है उसमें द इलास्टिक शेक डाउन इज शोन इन फिगर 3.1, ये वाला, ये इलास्टिक शेक डाउन है बाय लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन। ये आप देख रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आपका लीनियर है, ये लीनियर जा रहे स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप।
इन विच द लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ्स कोइंसाइड। तो आप देख रहे हैं कि लोडिंग और अनलोडिंग जो पाथ्स हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं आफ्टर अ कपल ऑफ साइकिल्स आपका लोडिंग पाथ, ठीक है, और अनलोडिंग पाथ एक ही होगा, और स्ट्रेट लाइन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसको हम इलास्टिक शेक डाउन कहते हैं। और फर्दर अगर हम फर्दर इंक्रीज करें स्ट्रेस को, फर्दर इंक्रीजेस इन द applied load cause a plastic shakedown behavior. In this behavior, the aggregate develops plastic strain higher than in the elastic shakedown region after a certain number of cycles. The plastic strain deformation development ceases. The stress level at which this condition is achieved is referred to as the plastic shakedown limit. अगर हम फर्दर इंक्रीज करें स्ट्रेस तो हम देखेंगे कि अगर जब हम इंक्रीज करते हैं स्ट्रेस इधर तक आते हैं और जब हम रिलीज करते हैं वापस, तो इसका डिफरेंट ये हमें परमानेंट डिफॉर्मेशन मिल गई है। ये देख रहे हैं इस साइकिल के बाद। और फिर से जब हम इंक्रीज करते हैं ये इस तरह ये साइकिल्स पे जाता रहेगा इस तरह, और हर साइकिल में हमें परमानेंट डिफॉर्मेशन मिलती रहेगी, स्ट्रेन परमानेंट मिलता रहेगा। और आखिर एक स्टेज आएगी, ठीक है, जब हम रिलीज करेंगे तो ये पाथ उसका होगा स्ट्रेस, फिर जब हम इंक्रीज करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, फिर से जब हम इसको रिलीज करेंगे इस तरह आएगा, और फिर से जब हम इंक्रीज करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। तो ये साइक्लिक फॉर्म में आफ्टर अ कपल ऑफ साइकिल्स ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इसका होगा। इसको हम साइक्लिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। सॉइल्स इन द प्लास्टिक, इसको प्लास्टिक शेक डाउन भी हम कहते हैं, ठीक है। इस स्टेज को हम ये आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक शेक डाउन, तो इसको आल्सो कॉल्ड प्लास्टिक शेक डाउन। सॉइल्स इन द प्लास्टिक शेक डाउन एंड प्लास्टिक क्रीप रीजंस एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट लेवल ऑफ रेजिलिएंट स्ट्रेन। और जिस तरह इधर हमने बताया आपका फाइनली ये वाला परमानेंट डिफॉर्मेशन ये होगी आपकी, इधर से लेके इधर तक ये आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसके बाद सब रिकवरेबल स्ट्रेन है आपका, जो भी स्ट्रेन होगा वो रिकवर हो जाएगा। इसको मैं एक और डायग्राम से भी बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जो लास्ट स्टेज है, हेलो यस हाँ एक क्वेश्चन था आपका। अनबाउंड आपने समझा नहीं, आपकी बात क्लियर बताएं प्लीज। हेलो मैं समझा नहीं आपकी बात। सर आपने कहा कि ग्रेन्युलर बेस हो तो वो अनबाउंड होगा, तो फिर इस तरह मतलब डायग्राम तो हाँ हाँ अनबाउंड इस तरह के जब नेचुरल सॉइल आप लेंगे जहां से भी, जो सब बेस होगा और जो बेस होगा तो वो उसमें आपने कोई सीमेंट तो नहीं डाला होगा ना, बाइंडिंग मटेरियल नहीं होगा उसमें, इसलिए उसको हम अनबाउंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा जो लास्ट स्टेज है, the last region illustrates the response of soils that experience plastic strain at an increasing rate until complete failure. In this range, aggregates experience significant crushing, abrasion and breakdown. ठीक है, तो ये जो लास्ट स्टेज है इसको अगर आप देखें, लास्ट स्टेज में ये होगा आप स्ट्रेस फर्दर बढ़ाते हैं, तो कुछ इस टाइप की सॉइल्स होती हैं कि जब आप इंक्रीज करेंगे स्ट्रेस तो इसका पाथ ये होगा, जब रिलीज करेंगे ये पाथ होगा, फिर से जब इंक्रीज करेंगे ये पाथ होगा। तो हर साइकिल में आप देख रहे हैं आपको हर साइकिल में आपको ये परमानेंट डिफॉर्मेशन मिल रही है, फिर से जब आप इसको रिलीज करेंगे ये उसका पाथ होगा। सो हर साइकिल के बाद हर साइकिल में आपको परमानेंट स्ट्रेन थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, प्लास्टिक स्ट्रेन यानी परमानेंट जो स्ट्रेन है। और अल्टीमेटली ये होगा, इस तरह की कुछ सॉइल्स होती है कि हर
साइकिल में स्ट्रेन इंक्रीज होता रहेगा और फिर अल्टीमेटली आपका स्ट्रेन इतना बढ़ जाएगा, प्लास्टिक स्ट्रेन, परमानेंट स्ट्रेन, कि आपका मटेरियल फेल हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो ये 4-5 स्टेजेस हैं डिफरेंट सॉइल की, कि उसका क्या बिहेवियर होते हैं। एक इलास्टिक होते हैं, फिर इलास्टिक शेक डाउन, फिर प्लास्टिक शेक डाउन, और फिर जो थर्ड है उसको हम रेचेटिंग कह सकते हैं। तो इसी बिहेवियर को अगर हम ये ग्राफ शो करते हैं इन स्टेजेस को, ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो ये स्टेजेस को इधर दिखाया हुआ है। इसको अगर आप देखें, इसी स्टेज को दिखाए हुए, तो ये जो है, ये आप देखें, ये 2 स्टेज है, ये इलास्टिक शेक डाउन को शो करे, तो नंबर ऑफ साइकिल्स और परमानेंट स्ट्रेन। तो आप देख रहे हैं कि हमें परमानेंट स्ट्रेन जो है इंक्रीज आहिस्ता आहिस्ता होता जाता है और फिर खत्म हो जाता है परमानेंट स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन आपका जो है फिर परमानेंट स्ट्रेन आपका रुक जाते हैं। ठीक है, इधर तक जाते हैं और इसके बाद नहीं होता। ये अगर आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इसका 2 का ग्राफ देखिए कि पहले आप जब नंबर ऑफ साइकिल्स और परमानेंट स्ट्रेन, तो परमानेंट स्ट्रेन आपका बढ़ रहा है और फिर इधर आके रुक जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, फिर इंक्रीज नहीं होता परमानेंट स्ट्रेन, कांस्टेंट हो जाते हैं, कांस्टेंट रहते हैं आपका परमानेंट स्ट्रेन। तो इधर आप देखें, ये भी इसका ग्राफ भी शो कर रहे हैं, आपका स्ट्रेन जिस तरह नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज होते हैं, आपका परमानेंट स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज होता जाता है और अल्टीमेटली फिर वो परमानेंट स्ट्रेन 0 हो जाते हैं, फिर आगे इंक्रीज नहीं होता। सिमिलरली 3 में आप देखें, उसका भी यही बिहेवियर है, और 4 में आप देखें तो जो साइक्लिक प्लास्टिसिटी है, ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें 2 टाइप की, एक होते हैं उसमें जब साइक्लिक प्लास्टिसिटी हमें मिलती है और परमानेंट स्ट्रेन कांस्टेंट होता है, और एक होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहते हैं वो थोड़ा। तो ये फोर्थ अगर आप देखें, फोर्थ ये थर्ड वाला बता रहे हैं, थर्ड में जो है फिर कांस्टेंट होता है, और फोर्थ में अगर आप देखें तो हर साइकिल में परमानेंट स्ट्रेन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, और ये इधर हमें ये ग्राफ भी बता रहे हैं कि हर साइकिल में आपका परमानेंट स्ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और फिफ्थ में अगर आप देखें, ये वाला जो रेचेटिंग वाली फेज थी, उसमें अगर आप देखें तो हमारा जो सॉइल है, ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो फिफ्थ में हमारा जिस तरह साइकिल्स बढ़ते हैं तो हमारा स्ट्रेन जो है उसकी स्लोप इंक्रीज होती रहती है, और फिर परमानेंट स्ट्रेन का रेट ऑफ इंक्रीज थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसके बाद फिर से बढ़ता रहता है, और फिर एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है और आप मटेरियल फेल हो जाते हैं। तो इन्हीं 4 2 3 4 5 ये जो स्टेजेस हैं उनको इस ग्राफ में भी दिखाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स और परमानेंट स्ट्रेन। So pavement design methods commonly assume the response of granular unbound bases, sub-bases and subgrades involve strain sufficiently small to correspond to 2 and 3. हम जब पेवमेंट डिजाइन करते हैं और उसमें जब हम बेसिस और सब बेसिस को डिजाइन करते हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमें रीजन 2 और 3 का रिस्पांस मिल रहा है, यानी 2 और 3 का अल्टीमेटली हमें फिर कुछ साइकिल्स के बाद मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर फिर शो करते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है, पर कुछ साइकिल्स के बाद वो फिर इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं और वो उसमें रेजिलिएंट स्ट्रेन पैदा हो जाते हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है, स्ट्रेसेस उसमें इतनी होंगी कि 2 और 3 स्टेजेस का बिहेवियर वो एग्जिबिट करेगा, हमारा जो सब बेस और बेस मटेरियल है, इस बेस पे हम डिजाइन करते हैं। Accordingly, their modulus is assumed adequately described by the elastic only component of the response referred to as the resilient modulus. ये भी मैं आपको बताऊंगा। जहां पर आपका behavior constant होता है उसको हम resilient modulus कहेंगे। It is typically assumed that mechanical properties of unbound layers are isotropic. Isotropic का मतलब है
हर डायरेक्शन में इक्वल है प्रॉपर्टीज, सारी डायरेक्शंस में। इन सच अ केस the elastic response is described only by, so हमें resilient modulus चाहिए, elastic modulus जो resilient होगा, और Poisson's ratio, इन दो से हमारा काम चल जाएगा और इसकी बेस पे हम पेवमेंट डिजाइन करते हैं। So the resilient और elastic properties of unbound layers are determined using repeated load triaxial test जो है, हम cyclic load अप्लाई करते हैं। यानी हम किस तरह resilient modulus फाइंड करते हैं, हम स्पेसिमेन अपना लेते हैं, अपना उसको ट्राइक्सियल मशीन में डालते हैं, और हम ऑब्वियसली एक सेल प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, और हम एक्सियल लोड जो अप्लाई करते हैं वो साइक्लिक होते हैं। इस तरह अप्लाई करते हैं फिर रिलीज करते हैं, अप्लाई करते हैं फिर रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि पेवमेंट में भी अगर आप इधर खड़े हो जाएं तो इधर से अगर ट्रक जा रहे हैं तो पहले स्ट्रेस कम होगा, फिर इधर आके इंक्रीज हो जाएगा, फिर कम होगा। तो उसको उस बिहेवियर को सिमुलेट करने के लिए हम साइक्लिक लोड अप्लाई करते हैं फिर डिक्रीज करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं फिर डिक्रीज करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं फिर डिक्रीज करते हैं। तो इसका जो रिस्पांस होगा वो इस तरह का होगा। हर साइकिल में डिफॉर्मेशन हमें मिलता रहेगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कुछ स्टेजेस बाद डिफॉर्मेशन कम हो जाएगी इस तरह, और फिर एक और स्टेज आएगी इसमें और भी कम हो जाएगी डिफॉर्मेशन परमानेंट। हर साइकिल में इंक्रीमेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन कम हो जाएगा, और फिर एक स्टेज आएगी जब परमानेंट डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा, और इस तरह साइक्लिक प्लास्टिसिटी इसको मिलेगी, इस तरह साइकिल्स में जाएगा इस तरह। फिर हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी अचीव करेगा, तो हम कहेंगे यार स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो ये है, जो मैंने ग्रीन में शो किया, और इसकी हम स्लोप फाइंड कर देंगे, और इसकी जो स्लोप होगी वो रिजिलिएंट मॉड्यूलस होगा, रिजिलिएंट मॉड्यूलस। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक और ग्राफ से दिखाता हूँ, ये वाला सिस्टम जो है। ये तो आप सरफेस को देखें, सरफेस जो होती है वी वांट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, इम्परमिएबल, एंड इट्स अ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल एंड इट्स एक्सपेंसिव। जो सरफेस होती है, बेस इट इज स्ट्रॉन्ग, फ्री ड्रेनिंग, इट्स मैन्युफैक्चर्ड, नॉर्मली क्रस्ट स्टोन होता है और लेस एक्सपेंसिव। सिमिलरली हमारा जो सब बेस है ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मॉडर्न स्ट्रेंथ, मॉडरेट स्ट्रेंथ इसकी होती है, फ्री ड्रेनिंग, इट्स नेचुरल मटेरियल एंड इट्स इनएक्सपेंसिव, क्योंकि नॉर्मली सब बेस आपका नाला बेड मटेरियल होते हैं, और सब ग्रेड जो होते हैं ये नेचुरली अकर मटेरियल होते हैं, इन सिटू जो होते हैं, और जनरली ये वीक होते हैं, इट्स मॉइस्चर सेंसिटिव, क्योंकि अक्सर ये फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं, क्ले इसमें ज्यादा होती है, और ये इन सिटू सॉइल होते हैं। तो अगर आप देखें जिस तरह अभी मैंने बताया आपको, तो आप मशीन में, ट्राइक्सियल मशीन में जब रखेंगे सैंपल को, इंक्रीज करेंगे, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बता रहे हैं, फिर रिलीज में ये आएगा, फिर इंक्रीज करेंगे ये आएगा। ये तो इसको मैं एक मिनट कॉपी कर लूँ, ये थोड़ा सा मैं तो एक्सप्लेन करूंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रेजिलिएंट मॉड्यूलस का। हाँ, यस 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 सर ये ग्राफ से क्यों कंसर्न है, क्योंकि वहाँ उसमें तो जो ग्राफ था वो नीचे भी जा रहा था सर। कौन सा वाला आपकी बात? सर जो इनिशियली आपने ग्राफ शो किया तो उसमें भी इस तरह स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ था सर, वो आगे मतलब ऊपर जाने तो फिर नीचे आ जाता था, मतलब स्ट्रेन से भी नीचे, जो एक्स से भी नीचे आता था। नहीं, वो जनरली वो लैब का वो जनरली डिस्क्राइब किया हुआ है, ये जो था ना ये वाला, ये जनरली डिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि इसने एक ग्राफ पे सब मटेरियल्स का बिहेवियर डिस्क्राइब किया हुआ है ना। तो आप ये अज्यूम करें कि फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है इसको कंबाइन ना करें, ये ग्राफ है एक्चुअली ये वाला, ये है, इसको आप ये कर लें, ये सेपरेट ग्राफ है इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह है। फिर इसको आप अज्यूम करें इस वाले को कि ये वाला जो है ये इस तरह का ग्राफ है,
इस तरह, क्योंकि इसने एक डायग्राम पे सबको डिस्क्राइब किया हुआ है ना, उस वजह से। अब ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि नेगेटिव पर नेगेटिव फोर्सेस तो नहीं लेता, इसलिए ये इधर से ग्राफ स्टार्ट होते हैं इस तरह, ठीक है। तो उसने एक्चुअली सब ग्राफ्स को एक पे शो किया हुआ, इसलिए इस तरह उसने शो किया। तो हाँ, तो इधर मैं जल्दी से दिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। तो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। जब आप इंक्रीज करते हैं मटेरियल पे स्ट्रेस, इसका इस तरह रिस्पॉन्स होगा ग्रैन्युलर मटेरियल बाउंड का। फिर जब रिलीज करेंगे इस तरह आएगा। तो कितना परमानेंट डिफॉर्मेशन पहले साइकिल में आपको मिले, दिस इज योर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आफ्टर फर्स्ट। सो दिस इज योर प्लास्टिक मींस परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, आफ्टर साइकिल वन फर्स्ट साइकिल में ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट साइकिल में आप लोड करते हैं और फिर रिलीज करते हैं स्ट्रेस। तो आप देखते हैं कि अभी थोड़ा सा और बढ़ गया है, तो टोटल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये है अभी सेकंड साइकिल के बाद, एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि आफ्टर अ कपल ऑफ साइकिल्स इंक्रीमेंटल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कम हो जाते हैं। इधर इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल का मतलब है हर साइकिल में जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं। तो ये इंक्रीमेंटल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इधर ज्यादा था, आफ्टर अ कपल ऑफ साइकिल्स फिर कम हो जाते हैं इंक्रीमेंटल, और फिर आफ्टर मोर साइकिल्स फर्दर आपका जो इंक्रीमेंटल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो कम हो जाते हैं। पर आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज साइकिल्स फाइनली इस तरह उसकी शेप साइक्लिक प्लास्टिसिटीज को मिल जाती है। इस तरह ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर आते हैं फिर नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर आगे नहीं जाता। सो टोटल आपको इधर से लेके इधर तक, दिस इज योर टोटल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक स्ट्रेन यानी परमानेंट स्ट्रेन, ये आपको मिल जाते हैं। और अब आप कहते हैं अभी ये स्टेबिलिटी इसने अचीव कर ली है, ये साइक्लिक प्लास्टिसिटी में चला गया इस तरह। तो मैं क्या करूं, किस तरह मैं इसका स्लोप फाइंड करूं? तो इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो आप क्या करें, ये जो है आप स्ट्रेट लाइन इधर इसके दरमियान में बना देंगे इस तरह स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्चुअल बिहेवियर है, इसका आप स्लोप फाइंड कर ले इस लाइन का, ये आपका रेजिलिएंट मॉड्यूलस है। क्यों? क्योंकि अभी आपका जो स्ट्रेन पैदा हो रहा है इसमें, ये रेजिलिएंट स्ट्रेन है, रिकवरेबल स्ट्रेन है। सो रेजिलिएंट स्ट्रेन जो है दिस इज योर रिकवरेबल स्ट्रेन, क्योंकि अभी इसने रेजिलियंसी अचीव कर लिया और इसमें जो स्ट्रेन डेवलप हो रहे इस तरह, ठीक है, जब रिलीज करते हैं वो वापस वो गेन कर लेते हैं, वापस गेन कर लेते हैं जब आप रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अभी ये रेजिलिएंट स्ट्रेन इसमें पैदा हो रहा है। ये तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो दैट विल बी रेजिलिएंट मॉड्यूलस, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको करूं तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये तो आप इस तरह वो जो सैंपल होगा, ठीक है, उस पे आप ये आपका सैंपल है ट्राइक्सियल मशीन में, और इधर से आप डिविएटर स्ट्रेस सेल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सिग्मा 3, ठीक है। और इधर से ऑब्वियसली ये सेल प्रेशर है तो हर डायरेक्शन से, तो सिग्मा 3 साइड से भी है। और उसके बाद डिविएटर स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं, डिविएटर स्ट्रेस ऊपर से। तो ये आपको बता रहे हैं ये पहले स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, और आफ्टर फिर सेल प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है। फिर जब आप सेल प्रेशर से ओवर एंड अबव इंक्रीज करते हैं इस तरह जाते हैं, फिर वापस आते हैं, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर आएगा आफ्टर अ कपल ऑफ साइकिल्स। तो फिर आप करते हैं कि मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड करता हूँ, ये रेजिलिएंट मॉड्यूलस है इसका स्लोप, ठीक है। सो दिस विल गिव यू रेजिलिएंट मॉड्यूलस, और ये जो स्लोप है वो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि दिस डिस्टेंस, ठीक है, व्हिच इज चेंज इन डिविएटर स्ट्रेस जो साइक्लिक आप अप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय रेजिलिएंट स्ट्रेन, ये जो है
दिस इज योर रिजिलियंट स्ट्रेन, क्योंकि ये आप रिकवर कर रहे हैं, रिजिलियंट स्ट्रेन, ये रिकवर हो रहे हैं। तो ये आपको डेल्टा डेल्टा डिविएटर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेल्टा स्ट्रेन, ये आपको स्लोप इस लाइन की दे देगा। आपको ये स्लोप चाहिए ना, तो ये स्लोप जो है, ये जो स्लोप है इज द सेम एज दिस स्लोप, ये वाली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस आपको रेजिलिएंट मॉड्यूलस मिल जाएगा। सो हम रेजिलिएंट और इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑन मॉड्यूलस आर डिटरमाइंड यूजिंग अ रिपीटेड लोड ट्राइक्सियल टेस्ट, हम उससे हम ये फाइंड करते हैं। और उसमें हम सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन जो है उसको कन्फाइंड स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सिग्मा 3, और उसके बाद डायनेमिक एक्सियल लोड अप्लाई करते हैं साइक्लिक, ठीक है। और द मेजर्ड मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड deviatoric stress, deviator stress minus the radial stress divided by the resilient strain। तो जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, ये वाला। सो आपका resilient मॉड्यूलस क्या होगा? डेल्टा डिविएटर स्ट्रेस, ये वाला। So resilient modulus क्या होगा, जिस तरह ये बता रहे हैं इधर। The measured modulus is defined as ratio of the applied deviatoric stress, in deviator stress, axial stress minus the radial stress, divided by the resilient strain, जो recoverable strain है, ठीक है। So अगर आप उसको देखें इस डायग्राम में, तो ये आपका इस स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप है वो रेजिलिएंट मॉड्यूलस होगा, और वो होगा ये वाला। वो क्या होगा स्लोप? वो होगा ये वाला, दिस। सो दिस डिस्टेंस, ठीक है, डिविएटर स्ट्रेस, जिससे सेल स्ट्रेस ना हो, जिसमें ये से बाहर। सो डिविएटर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रेजिलिएंट स्ट्रेन, ये वाला रेजिलिएंट स्ट्रेन है, रिकवरेबल। और ये आपका प्लास्टिक स्ट्रेन है, इधर से लेके इधर तक, दिस इज योर प्लास्टिक स्ट्रेन, ये रेजिलिएंट स्ट्रेन है, ये वाला, दिस इज योर रेजिलिएंट स्ट्रेन। और ये आपका डेल्टा डिविएटर स्ट्रेस है, डिविएटर स्ट्रेस एक्सियल स्ट्रेस, जिससे सेल प्रेशर माइनस हुआ हो, सेल प्रेशर ये नहीं है, ये प्योर डिविएटर स्ट्रेस है। सो रेजिलिएंट मॉड्यूलस क्या होगा? डेल्टा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्योंकि इधर से हम ये आपका सिग्मा 3 अप्लाई करते हैं, इधर से भी सिग्मा 3, और ऊपर से सिग्मा 3 अप्लाई करते हैं, ऊपर से भी सिग्मा 3 अप्लाई करते हैं, और उसके बाद फिर हमारा इधर से डिविएटर स्ट्रेस होते हैं, सिग्मा डेल्टा, सिग्मा डिविएटर स्ट्रेस होते हैं। तो रेजिलिएंट स्ट्रेन जो होगा वो आपका होगा ये वाला। सो इन दोनों का नॉर्मली डिविएटर स्ट्रेस प्लस सिग्मा 3 को हम सिग्मा 1 कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें इधर इक्वेशन में, सो डेल्टा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये डिविएटर स्ट्रेस की बात करें, डेल्टा डिविएटर स्ट्रेस। सो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 जो है वो आपको डिविएटर स्ट्रेस दे देगा। इसको अगर आप देखें तो डिविएटर स्ट्रेस क्या होगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इस डिविएटर स्ट्रेस, और डेल्टा डिविएटर स्ट्रेस जो चेंज आएगा साइक्लिक, जो जब रेजिलिएंट स्टेट पे वो पहुंच जाएगा, उस पे जब हम साइक्लिक अप्लाई करेंगे, डेल्टा डिविएटर स्ट्रेस वो डिवाइडेड बाय उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा, एक्सियल डायरेक्शन का स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन बता रहे 1 प्रिंसिपल डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन 1 है, ये वाला
स्ट्रेन इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये इक्वेशन है रेसिलिएंट मॉड्यूलस। और रेसिलिएंट और पॉइसन्स रेशियो क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय एक्सियल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन को उसने एप्सिलॉन 3 से रिप्रेजेंट किया। तो इसमें सिग्मा 1 जो है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और एप्सिलॉन 1 जो है वो मेजर प्रिंसिपल रेसिलिएंट स्ट्रेन है, और एप्सिलॉन 3 जो है वो माइनर प्रिंसिपल रेसिलिएंट स्ट्रेन है। ऑब्वियसली ये वाला जो स्ट्रेन है इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है ये एप्सिलॉन 1 है, और इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है दैट इज एप्सिलॉन 3, ये वाला स्ट्रेन। यानी एक्सियल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लेटरल स्ट्रेन, वो पॉइसन्स रेशियो होगा, माइनस E1 डिवाइडेड बाय E3 पॉइसन। एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेटरल स्ट्रेन, और ये हमें पता है पॉइसन रेशियो की डेफिनेशन। The resilient modulus can be used as in, क्यों हम resilient modulus में इंटरेस्टेड है? क्योंकि it can be used as in, जब हम इलास्टिक एनालिसिस करेंगे पेवमेंट्स का, कि पेवमेंट के ऊपर जब व्हील लोड आते हैं तो उसका रिस्पांस क्या होगा, तो उसके लिए हम इलास्टिक लेयर एक एनालिसिस करते हैं। इस कोर्स में हम नहीं करेंगे, तो जनरली जो एडवांस्ड कोर्सेज हैं पेवमेंट डिजाइन के उसमें होते हैं, उसमें ये एज एन इनपुट जाते हैं, उसमें इलास्टिक लेयर एनालिसिस में पेवमेंट की लेयर्स का। So as a result, it is an essential input to the structural design of pavement structures. और ये आपका नेक्स्ट फिगर में 1 साइकिल में बिहेवियर शो कर रहे हैं। ये शो कर रहे हैं कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आप साइक्लिक लोड अप्लाई करते हैं इसमें, राइट? तो साइक्लिक लोड जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें इसका रिस्पॉन्स इस टाइप का होता है, इस मटेरियल का। तो आप जब इसको अगर गौर से आप देखें, हम साइक्लिक लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरह का हमारे पास स्पेसिमेन होते हैं ट्राइक्सिल मशीन में, और हम ये लोड अप्लाई करते हैं, पर ये साइक्लिक होता है, यानी हम इस लोड को, ये जो एक्सियल लोड है, इसको इधर से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और ये एक मैक्सिमम पे चला जाता है, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और ये इधर आ जाते हैं। तो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ योर लोड डी। ये स्ट्रेस और टाइम का ग्राफ है। तो एक लोडिंग साइकिल हो ये शो कर रहे हैं कि लोड की ड्यूरेशन ये है। आप लोड इंक्रीज करते हैं, यानी स्ट्रेस इंक्रीज होते हैं, और फिर आप डिक्रीज करते हैं स्ट्रेस को, इसकी ड्यूरेशन टी है। अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग इस मटेरियल के स्ट्रेस, स्ट्रेन और टाइम को एनालाइज करें, तो आप देखेंगे जिस मोमेंट पर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसी मोमेंट से स्ट्रेन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब आपका मैक्सिमम पे स्ट्रेस पहुंचता है लोड, तो आपका स्ट्रेन भी मैक्सिमम हो जाते हैं, स्ट्रेन मैक्सिमम होंगे। और जब आप लोड रिलीज करते हैं, ठीक है, तो आपने देखे इसकी स्लोप बहुत स्टीप है, इसकी स्लोप काफी स्टीप है। किस पॉइंट पे मैं स्लोप फाइंड करूं फॉर एग्जांपल, तो काफी स्टीप आ रही है, और इसी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप करूं तो ये स्लोप माइल्ड आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप रिलीज करते हैं उसी रेट से आपका स्ट्रेन डिक्रीज नहीं होता, थोड़ा सा कम रेट से डिक्रीज होता है, क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा है और इसकी स्लोप कम है इस पॉइंट पे। और जब आपका जीरो हो जाता है लोड, ठीक है, तो आप देखें कि आपका स्ट्रेन जीरो नहीं होता, फिर भी कुछ स्ट्रेन होते हैं,
और फिर आहिस्ता 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 वो कम होते हैं, एक हद तक आते हैं, उससे नीचे नहीं जाता, तो आपका इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन डेवलप हो गया। ये देख रहे हैं, इस लाइन से लेके इस लाइन तक इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन आपका डेवलप हो गया। तो एक तो इसका रिस्पांस, जब ये जीरो हो जाते हैं, आपका लोड स्ट्रेन फिर भी जीरो नहीं होता, उसी तरह डिक्रीज होता रहता है, यानी इतना टाइम लैग होता है, इतना आपका टाइम लैग। आपने लोड जीरो कर दिया, स्ट्रेन फिर भी नहीं, उसी तरह कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये टाइम लैग है। और फाइनली अगर आप देखें तो आप देखें कि स्ट्रेन जीरो पे नहीं जाता, इधर 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 तक आ जाते हैं, और ये जो पोर्शन है इधर से लेके इधर तक, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन आपकी पैदा हो जाती है एक साइकिल में। सर ये स्ट्रेंथ सर 0 से स्टार्ट नहीं होता सर, ये कुछ स्ट्रेंथ उसमें ये यार सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मैं सुन नहीं पा रहा क्लियर तरीके से, फिर से बोलें प्लीज जरा, क्लियर नहीं है आपकी आवाज। हेलो, कोई डिस्टरबेंस है, हवा है या पंखे की हवा है, कोई वजह है? हेलो, ये सर पंख कर रहे हैं सर, उसको बंद करते हैं। हाँ, उसके बाद आप पूछें फिर, ताकि मुझे क्लियर आए आवाज आपकी। सर ये स्ट्रेन है ना सर, ये 0 से स्टार्ट नहीं हुई सर, इसकी क्या रीजन है? क्योंकि स्ट्रेस भी अप्लाई नहीं है और ऑलरेडी इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन है। नहीं, स्ट्रेन जीरो से स्टार्ट हुए, देख रहे हैं, ये जीरो है ना, स्ट्रेन पहला साइकिल है ये देख रहे हैं, स्ट्रेन जीरो है, जीरो से स्टार्ट हुए। सर मतलब कुछ डिस्टेंस पे नहीं है सर? नहीं, ये वैसी टाइम वाइज दिखाए हुए, ये टाइम है ना, ये वैसे ही बता रहे कि लेट्स से आपका फर्स्ट साइकिल इधर से स्टार्ट हुए, इधर से पहला साइकिल है, दिस इज योर फर्स्ट साइकिल, इधर से ये स्टार्ट हुए, इसको टाइम, इसको आप जीरो कंसीडर करें, टाइम जीरो, ठीक है, ये जीरो है आपका, स्ट्रेन देख रहे हैं जीरो है, इधर से पहला साइकिल है ना, पहले साइकिल में तो कोई डिफॉर्मेशन हुई नहीं, इधर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, इससे इंक्रीज होते हैं, मैक्सिमम जो है फिर डिक्रीज होते हैं, जीरो तक नहीं आता, पहले साइकिल के बाद देख रहे हैं कुछ परमानेंट स्ट्रेन पैदा हो गया। हेलो, क्लियर हो गया? हेलो, अच्छा, तो इसकी बात हम करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो ये जो टेबल 3.1 है और 3.2 है, ये आपको कुछ रेजिलिएंट मॉड्यूलाई और पॉइजन रेशो की वैल्यूज बता रहे हैं, अनबाउंड ग्रेन्युलर सब ग्रेड सॉइल मटेरियल्स के बता रहे हैं, जो एक नेशनल कोऑपरेटिव हाईवे रिसर्च प्रोग्राम की एक स्टडी थी, उसमें इन्होंने फाइंड किए हैं। और ये जो सॉइल क्लासिफिकेशन है, ये एस्टो की और यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन है। तो ये आप देख रहे हैं इस टेबल में, ये कुछ हमारे पास टिपिकल रेजिलिएंट मॉड्यूलस की वैल्यूज है, अनबाउंड ग्रेन्युलर सब ग्रेड मटेरियल की एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो उन्होंने ये कुछ फाइंड किए हैं, तो ये टिपिकल कुछ वैल्यूज है, और ये सॉइल की क्लासिफिकेशन भी बताई हुई है। ये वो कौन सी सॉइल, एस्टो सॉइल क्लासिफिकेशन में और यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन में किस कैटेगरी में वो सॉइल फॉल हो रही है, और उसकी टिपिकल वैल्यू रेजिलिएंट मॉड्यूलस की क्या आ रही है। तो ये एक स्टडी से इन्होंने ये फाइंड किए कुछ वैल्यूज है। The resilient modulus of ground material used in base surface levels is typically assumed to function as a function of confining pressure. आप देखें, आपकी लॉजिकली नजर आते हैं कि अगर मैं एक सैंपल लूं इस तरह ट्राइक्सिल मशीन में, और मैं ये सिग्मा 3 अप्लाई करूं, और लेट्स से सिग्मा 3 की वैल्यू, वैसे ही मैं एग्जांपल कर रहा हूं, लेट्स से ये 120 है, लेट्स फॉर एग्जांपल, तो मैं देख, और इसका मैं साइक्लिक लोडिंग करूं मैं, और मैं इसका रेजिलिएंट मॉड्यूलस फाइंड करता हूं, और फिर मैं ये एक और सैंपल इसी वही लेता हूं, और मैं सिग्मा 3 की वैल्यू बढ़ा देता हूं, तो ये लेट्स से मैंने 150 कर दी है नेक्स्ट रीडिंग में, और फिर मैं साइक्लिक लोडिंग करता हूं, और मैं इसका रेजिलिएंट मॉड्यूलस फाइंड करता हूं, इसका भी, इसका। आप देखेंगे कि आप जब कन्फाइनिंग प्रेशर
सिग्मा 3 कन्फाइनिंग प्रेशर है, इसको जब बढ़ाएंगे तो रेजिलिएंट मॉड्यूलस बढ़ जाएगा क्योंकि आपने लेटरली उसको सपोर्ट दे दी है ज्यादा, तो उसकी स्टिफनेस सॉइल की बढ़ जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली रेजिलिएंट मॉड्यूलस भी जो है वो सॉइल की स्टिफनेस का मेजर है. So what they found out के it's a function of the confining stress sigma 3 या बल्क स्ट्रेस. ठीक है, बल्क स्ट्रेस, जो बल्क स्ट्रेस है उसको हम ये कहते हैं, ये सिग्मा 3 आपका कन्फाइनिंग स्ट्रेस है और इसकी जगह हम बल्क स्ट्रेस भी यूज कर सकते हैं, थीटा उसको हम कहते हैं, इट्स कॉल्ड द बल्क स्ट्रेस. और बल्क स्ट्रेस के बल्क स्ट्रेस जो है थीटा दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, इनका समेशन बल्क स्ट्रेस जो है. ठीक है, तो रिसर्च ने शो किया कि रेजिलिएंट मॉड्यूलस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ द कन्फाइनिंग प्रेशर और द सम ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना, सम ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यानी बल्क स्ट्रेस. और उन्होंने इस इक्वेशन से इसको रिलेट किया, रेजिलिएंट मॉड्यूलस इज इक्वल टू K1 टाइम्स PA सिग्मा 3 टाइम्स PA डिवाइड बाय K2, या रेजिलिएंट मॉड्यूलस इज K1 PA टाइम्स थीटा. ठीक है, बल्क स्ट्रेस डिवाइड बाय PA. अभी आप कहेंगे कि इसमें ये PA क्यों लिया हुआ है? PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी की वजह से इन्होंने किया हुआ है. इसको मैं जरा भी एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह. तो ये इक्वेशंस है, ये रिलेट करती हैं, इससे आप रेजिलिएंट मॉड्यूलस आप फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से. अच्छा, इसमें आप देखें PA से क्यों डिवाइड किए. PA से PA इज जो है PA दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए डिवाइड किया हुआ है क्योंकि जब हम इस इक्वेशन में हम ये कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे K1 और K2, ये कोफिशिएंट्स हम फाइंड करेंगे, तो अगर मैं स्ट्रेस को ये यानी कन्फाइनिंग स्ट्रेस को, ठीक है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस को या ये बल्क स्ट्रेस को अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिवाइड कर दूं तो इसके यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे और फिर इसको मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर देता हूँ. इसका मेन फंक्शन ये PA से डिवाइड करने के लिए, ताकि जब मैं ये कोफिशिएंट फाइंड करूं K1 और K2, ठीक है, so these should not be unit specific. तो अगर मेरे पास K1 K2 की इस तरह की वैल्यू आए कि यूनिट स्पेसिफिक ना हो, यानी अगर मैं स्ट्रेस PSI में यूज करूं तो फिर भी मैं यूज कर सकता हूं इन वैल्यूज को, और अगर मैं मेगा पास्कल में या पास्कल में यूज करूं के यूनिट्स यूज करूं स्ट्रेस के लिए, फिर भी मैं सेम K1 K2 को यूज करूं. तो इस वजह से इन्होंने PA से डिवाइड किया. So the atmospheric pressure constant is used to eliminate the influence of the units of pressure on the calculated resilient modulus. The resilient modulus has also been described as a function of both the confining pressure and deviatoric stress. So इन्होंने एक और भी इक्वेशन डेवलप की है जिसमें ये रेजिलिएंट मॉड्यूलस जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ बोथ द कन्फाइनिंग प्रेशर यानी सिग्मा 3 या बल्क स्ट्रेस एंड डिविएटोरिक स्ट्रेस सिग्मा D जो है. ठीक है, सिग्मा D का भी ये फंक्शन है. उस ज़माने में इन्होंने ये ग्राफ आप देख रहे हैं, जब आप कन्फाइनिंग प्रेशर को बढ़ाएंगे सिग्मा 3 को, ठीक है, तो आप देखेंगे रेजिलिएंट मॉड्यूलस की वैल्यू बढ़ रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया. इधर मैंने बताया था ना कि आप कन्फाइनिंग प्रेशर को जब बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सिग्मा रेजिलिएंट मॉड्यूलस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये ग्राफ इधर शो कर रहे हैं कि जब आप कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका रेजिलिएंट मॉड्यूलस जो है उसकी वैल्यू आप बड़ी इंक्रीज होगी. पर अभी जिस तरह उसने कहा कि
resilient modulus is also a function of the confining stress and the deviatoric stress. ठीक है, so ये इक्वेशन रिलेट करती है रेजिलिएंट मॉड्यूलेशन, जिसमें थीटा जो है आप देख रहे हैं, थीटा ये आपका बल्क स्ट्रेस है, बल्क स्ट्रेस यानी कंफाइनिंग स्ट्रेस के इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और सिग्मा डी जो है ये डिविएटोरिक स्ट्रेस है, डिविएटर स्ट्रेस है, ठीक है, इसका भी फंक्शन है और इस रिलेशन से ये शो करता है। और डिविएटोरिक स्ट्रेस के सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, मैंने आपको पहले बताया था कि हम ट्राइक्सियल मशीन में जब स्पेसिमेन को लोड करते हैं, ठीक है, तो हम सेल प्रेशर अप्लाई करते हैं सिग्मा 3, तो हमने सेल प्रेशर जब अप्लाई किया तो द स्पेसिमेन इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द सेल प्रेशर, तो इधर भी सिग्मा 3 होते हैं, ठीक है, इधर भी सिग्मा 3 होगा, इस साइड से भी, ये तो बॉटम होगी ना। और उसके बाद फिर हम डिविएटर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो टोटल स्ट्रेस इस डायरेक्शन में सिग्मा 1 इसको हम कहते हैं, so sigma 1 principal stress है, this is the sum of the deviatoric stress plus sigma 3, इसका summation है। so your deviatoric stress क्या होगा, sigma d क्या होगा, sigma 1 minus sigma 3, so ये आपका इधर deviatoric stress is sigma 1 minus sigma 3, deviatoric stress. The coefficient K2 is positive, indicating that the increase in confining stress can increase in the modulus, while the coefficient is negative, indicating the increase in deviatoric stress causes a reduction in the resilient modulus. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सो इस इक्वेशन को अगर आप देखें, ये जो इक्वेशन है, ये जो कोएफिशिएंट है K2 इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, और K3 जो है दिस इज यूजुअली नेगेटिव। सो K2 पॉजिटिव क्या शो करते हैं कि ग्रेटर द बल्क स्ट्रेस ग्रेटर विल बी द रेजिलिएंट मॉड्यूलस, क्योंकि K2 जो है वो पॉजिटिव है और K3 जो है वो नॉर्मली नेगेटिव आते हैं। तो नेगेटिव का मतलब है कि ग्रेटर द डिविएटोरिक स्ट्रेस, greater the deviatoric stress, smaller will be the resilient modulus, क्योंकि नेगेटिव है K3, ये ज़हन में होना चाहिए आपका। So K2 पॉजिटिव है, that means greater the bulk stress, greater will be the resilient modulus, और K3 जो है वो नेगेटिव होते हैं, so that means कि greater the deviatoric stress, smaller will be the resilient modulus. अच्छा, if we consider the three-dimensional case in a pavement structure, sigma 2 is not necessarily equal to sigma 3. हम जब ट्राइक्सियल टेस्ट करते हैं, राइट, तो उसमें ये जो आपका स्ट्रेस है ये सिग्मा 1 होते हैं टोटल इस डायरेक्शन में, राइट, ये सिग्मा 1 होते हैं ट्राइक्सियल मशीन में, और ये सिग्मा 3 होते हैं इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी सिग्मा 3 होते हैं इस डायरेक्शन में। एक्चुअली ये सिग्मा 2 होते हैं, ठीक है, पर चूंकि ये सेल प्रेशर है इट्स ऑल अराउंड द स्पेसिमेन, तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इन केस ऑफ ट्राइक्सियल टेस्ट। पर पेवमेंट में इस तरह नहीं होता। पेवमेंट में क्या होता है, पेवमेंट में फॉर अ 3-dimensional केस इन अ पेवमेंट स्ट्रक्चर, sigma 2 is not necessarily equal to sigma 3, and the deviatoric stress is replaced with the octahedral shear stress. तो हम deviatoric stress की जगह फिर हम octahedral shear stress सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इक्वेशन हमारी चेंज हो जाती है, इस तरह ये हो जाती है। सो थीटा इज द बल्क स्ट्रेस और tau OCT is the octahedral shear stress, ठीक है, और where octahedral shear stress की ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द octahedral shear stress। और अगर हम
ट्राइक्सियल केस को कंसिडर करें, ठीक है, तो उस केस में सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 और ऑक्टाहेड्रल shear स्ट्रेस की वैल्यू इट रिड्यूसेस टू दिस वैल्यू. सो ये थी कुछ इक्वेशंस रेजिलिएंट मॉड्यूलस के बारे में और उनका रिलेशनशिप बल्क स्ट्रेस के साथ और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल shear स्ट्रेस के साथ. पर फाइन ग्रेन सॉइल्स जो हैं, फाइन ग्रेन सॉइल्स जो कोहेसिव सॉइल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होती है, वो जो सॉइल्स हैं उनको उनके रेजिलिएंट मॉड्यूलस को ये इक्वेशंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन इक्वेशंस से. और वो ये कि वो ये इस तरह से हम देख लें. सो फाइन ग्रेन सॉइल्स के केस में यूज दिस. सो रेजिलिएंट मॉड्यूलस आप ये ले सकते हैं, ये TOCT जो है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल shear stress, इसको हम कहते हैं. अगेन PA से इसलिए डिवाइड किए हुए to make the coefficient K1 and K2 make them impartial to the units being used. तो आप K1 K2 की जो वैल्यू आप आएगी उसके साथ कोई भी यूनिट्स यूज कर सकते हैं. अगर आप PSI यूज करना चाहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं स्ट्रेस की जगह, और अगर आप पास्कल या मेगा पास्कल यूज करना चाहते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं. इन दीज इक्वेशंस K2 और इस इक्वेशन में भी जो है K2 is negative. So your K2 is negative. What does it show? अगर K2 negative, it shows that greater the octahedral shear stress, smaller will be the resilient modulus. ठीक है? या greater the deviatoric stress, smaller will be the resilient modulus. क्योंकि K2 जो है वो negative है. Several experimental studies have shown that the unbound granular layers exhibit cross anisotropic properties. This behavior is caused by the preferred orientation. और जनरली जब हम अनबाउंड लेयर्स को स्टडी करते हैं पेवमेंट में, जब को कंपैक्ट हो जाती है, तो हम देखते हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो क्रॉस एनिसोट्रोपिक है. यानी इसका मतलब है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज है, ये पेवमेंट की लेयर्स हैं आपकी डिफरेंट मटेरियल्स की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज हैं वो लेटरल डायरेक्शन से डिफरेंट होती हैं या टेंजेंशियल डायरेक्शन से डिफरेंट होती हैं, और उस वजह से हमें फिर और चीजों को कंसीडर करना पड़ता है. दिस रिजल्ट्स इन बेस एंड सब बेस लेयर दैट आर स्टिफर इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो आप देखेंगे कि जो पेवमेंट की लेयर्स हैं उनकी जो स्टिफनेस है, यानी रेजिलिएंट मॉड्यूलस की जो वैल्यू है, क्योंकि रेजिलिएंट मॉड्यूलस इज अ मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल, राइट. सो जो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन, उसमें आपकी स्टिफनेस जरा ज्यादा होती है बनिस्बत लेटरल डायरेक्शन की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और उसकी वजह से उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स बनाए, और वो मॉडल्स ये वाले, ये वर्टिकल डायरेक्शन में रेजिलिएंट मॉड्यूलस को शो कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो कर रहे हैं रेजिलिएंट मॉड्यूलस. सो दिस इज योर रेजिलिएंट मॉड्यूलस इन द वर्टिकल डायरेक्शन, एंड दिस इज योर रेजिलिएंट मॉड्यूलस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है. और ये जो है ये shear मॉड्यूलस है उसकी. और इसके अलावा इन चीज़ों से फिर हम फर्दर भी कुछ क्वांटिटीज हम कैलकुलेट करते हैं, और वो रेशियोज जिन्होंने इधर बताई हुई है, जो जब हम 3 डायमेंशनल केस लेते हैं उसमें हम
ये पैरामीटर्स हमें दरकार होते हैं। और आप देख सकते हैं इस ग्राफ से, ये रेजिलिएंट मॉड्यूलस और उसका ग्राफ है स्ट्रेन का, सॉरी ये आपको शो कर रहा है एक्सियल स्ट्रेन, ये रेडियल स्ट्रेन, ये शीयर स्ट्रेन, ये शीयर मॉड्यूलस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो वर्टिकल रेजिलिएंट मॉड्यूलस है, राइट, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ये हाई डेंसिटी क्रस्ट स्टोन का, और इसको इन्होंने प्लॉट किया एक्सियल स्ट्रेन के साथ और रेडियल स्ट्रेन के साथ और शीयर स्ट्रेन के साथ। तो आप देख सकते हैं कि जनरली अगर आप देखें तो इन सब को कंपेयर करें तो जो वर्टिकल डायरेक्शन का रेजिलिएंट मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू ज्यादा है जनरली ऑन एवरेज बनिस्बत हॉरिजॉन्टल मॉड्यूलस, जो रेजिलिएंट मॉड्यूलस है उसकी। इसके अलावा कुछ मटेरियल फैक्टर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके रेजिलिएंट मॉड्यूलस को। मटेरियल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेजिलिएंट मॉड्यूलस इंक्लूड डेंसिटी, जो है वो अफेक्ट करती है रेजिलिएंट मॉड्यूलस को, रेडिएशन अफेक्ट करती है, फाइन कंटेंट, उसमें फाइन्स कितने हैं, ठीक है, वो अफेक्ट करते हैं रेजिलिएंट मॉड्यूलस को, और मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी रेजिलिएंट मॉड्यूलस को वो अफेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट रिसर्चर्स ने अपनी वो बताई हुई है। फॉर एग्जांपल एक हिग्स है, उसने बताया कि the resilient modulus was found to increase with an increasing density at low confining stress levels. अगर confining stress low हो तो उसने देखे कि resilient modulus increase करते हैं with increasing density, while it was less sensitive to density at higher confining pressure. पर अगर confining pressure आप बढ़ा दें तो फिर जो resilient modulus becomes less sensitive to density, यानी increase ज्यादा नहीं होता वो फिर। इसके अलावा और रिसर्चर्स हैं, उन्होंने देखा है कि up to a certain point an increase in the fines could cause an increase in the contacts, and या फाइन की कंटेंट जब आप बढ़ाएंगे, ठीक है, अपने सॉइल में अगर फाइन ज्यादा हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा रेजिलिएंट मॉड्यूलस को, उसको अभी हम ये जरा देखते हैं। सो ये हिग्स है, वो बता रहे हैं कि up to a certain point an increase in the fines would cause an increase in the contacts and a filling of the voids between large particles. तो एक खास हद तक ये होता है कि अगर हम फाइन्स को इंक्रीज करें तो उससे क्या होता है, an increase in fines causes an increase, contacts का इंक्रीज ज्यादा हो जाता है, पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, और वाइड स्पेसेस जो है बिटवीन लार्ज पार्टिकल्स वो फिल अप हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता है मॉड्यूलस। पर उसके बाद अगर हम फर्दर बढ़ाएं, ठीक है, फाइन्स को ज्यादा करें तो वो कोर्स पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर जाते हैं, और जो एग्रीगेट मैट्रिक्स है दैट इज डोमिनेटेड बाय फाइन पार्टिकल्स, जिनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, कम होती है, ठीक है। तो बाद में अगर फाइन्स को हम ज्यादा करेंगे, आप देखेंगे कि वो कोर्सर पार्टिकल्स को वो रिप्लेस कर देगा, और जो रिजल्टिंग एग्रीगेट मैट्रिक्स होगा वो फाइन पार्टिकल्स पे बेस्ड होगा, और उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, लिहाजा उसका रेजिलिएंट मॉड्यूलस कम हो जाएगा। Some studies also show that well-graded aggregates have a higher resilient modulus than uniformly graded aggregates. कुछ ऑथर्स ने ये भी देखा है कि जिन एग्रीगेट्स का वेल ग्रेडेड हो तो उन एग्रीगेट्स का रेजिलिएंट मॉड्यूलस ज्यादा होगा बनिस्बत यूनिफॉर्म ग्रेडेड के। यूनिफॉर्म ग्रेडेड क्या होगा, जिसमें एक साइज के पार्टिकल ज्यादा होते हैं। तो ये ग्राफ्स मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूं मैं कि वेल ग्रेडेड मटेरियल आपका इस टाइप का होता है। तो दिस इज पर्सन पासिंग, और ये है सीव साइज। तो नॉर्मली आपका इस तरह होता है वेल ग्रेडेड का, और यूनिफॉर्म ग्रेडेड का आपका इस टाइप का होता है।
नॉर्मली स्टाइल करते हैं। यानी ये वाला जो साइज है ये ज्यादातर इसमें ये साइज होते हैं यूनिफॉर्म ग्रेड। सो दिस इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और दिस इज वेल ग्रेडेड। इसका मैं एक और आपको एक ग्राफ एक दिखा दूं, अगर वो मेरे पास अभी भी सेफ हो तो तब मैं दिखाऊंगा। ये शेप ये आपको नजर आ रहे हैं। सो वेल ग्रेडेड में इस तरह होगा, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे उसके दरमियान में छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनके दरमियान में और छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो वॉइड स्पेसेस कम होंगे। जो गैप ग्रेडेड होगा उसमें खास साइज के पार्टिकल्स होंगे गैप ग्रेडेड के। एक ये साइज है और एक ये साइज है, एक ये साइज है और एक ये, बाकी साइज इसमें नहीं है। और ये तकरीबन पूरली ग्रेडेड है, इसको यूनिफॉर्म ग्रेडेड कह सकते हैं कि ज्यादातर एक ही साइज के उसमें पार्टिकल्स होते हैं। So it's a very good representation of understanding well graded, gap graded में ये दो साइजेस हैं, ये छोटा साइज है और एक बड़ा है। और poorly graded या यूनिफॉर्म ग्रेडेड में एक ही साइज होगा प्रीडोमिनेंटली आपका। सो तो वो जिस तरह मैं बताया, एक ऑथर ने कहा कि वेल ग्रेडेड का जनरली रेजिलिएंट मॉडल ज्यादा होते हैं, यूनिफॉर्म ग्रेडेड का कम होते हैं। कुछ स्टडीज इसका ऑपोजिट बता रही है, ये रिसर्चर्स की ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं। मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? मॉइस्चर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज अ क्रिटिकल फैक्टर influencing the resilient modulus. So Dawson et al. Found that below the optimum moisture content, an increase in the moisture level causes an increase in the resilient modulus. On the other hand, above the optimum moisture content, increase in moisture content causes a decrease in the resilient modulus. This behavior can be explained by three mechanisms. तो वो जनरली वो ये बता रहे हैं कि आपका जो आप अपने लैब में आपने फाइंड करते हैं ना, और इस तरह का तकरीबन आपका एक ग्राफ आते हैं, इस टाइप का ग्राफ आते हैं। तो ये आपका वाटर कंटेंट है और ये ड्राई डेंसिटी है, अगर याद हो आपको, ठीक है। तो ये OMC है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो वो बता रहे कि अगर आपका वाटर कंटेंट बिलो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो तो आपका अगर आपका वाटर कंटेंट बिलो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो, यानी इधर हो फॉर एग्जांपल ये हो, और इसके बाद आप इंक्रीज करें तो आपका रेजिलिएंट मॉड्यूलस इंक्रीज होगा। पर अगर आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर आपका मॉइस्चर कंटेंट ग्रेटर देन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो, इधर हो फॉर एग्जांपल, तो फिर आप देखेंगे कि आप जिस तरह इंक्रीज करेंगे मॉइस्चर कंटेंट को, आपका रेजिलिएंट मॉड्यूलस भी डिक्रीज होगा। ये क्यों होगा? ये सिर्फ रीजंस दी हुई है। पहले बता रहे कि एट लो मॉइस्चर कंटेंट सक्शन इंक्रीजेस द अपीरेंट कोहेजन बिटवीन पार्टिकल, रिजल्टिंग इंक्रीज। तो कहते हैं जब मॉइस्चर कंटेंट लो होते हैं उसकी वजह से सक्शन इंक्रीज कर देती है अपीरेंट कोहेजन को आपस में पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से रेजिलिएंट मॉड्यूलस बढ़ जाते हैं। एट हायर लेवल्स ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, अगर आप फर्दर बढ़ाएंगे मॉइस्चर कंटेंट को, फिर पोर प्रेशर डेवलप होगा। और जब भी आपको याद होगा कि जब हम पोर प्रेशर इंक्रीज करते हैं उसकी वजह से क्या होते हैं, उसकी वजह से आपका इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है। इंटर पार्टिकल जो स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस, वो डिक्रीज होते हैं, उसकी वजह से रेजिलिएंट मॉड्यूलस कम हो जाता है। दूसरी बात ये है कि फाइन्स का ये कि जब आप फाइन्स बढ़ाते हैं तो फाइन्स जो है उसका इफेक्ट इस तरह होता है सॉइल के, ये लुब्रिकेटिंग इफेक्ट होते हैं, वो लुब्रिकेंट का काम करते हैं। तो जब आप फाइन ज्यादा करेंगे तो लुब्रिकेशन इफेक्ट होगा और उसकी वजह से आपका रेजिलिएंट मॉड्यूलस जो है कम हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने देखे कि एग्रीगेट की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी इफेक्ट करती हैं रेजिलिएंट मॉड्यूलस को। तो एंगुलर जो है या रफ टेक्सचर्ड पार्टिकल्स जो है वो आपको हायर रेजिलिएंट मॉड्यूलस देंगे बनिस्बत अनक्रश्ड या पार्शियली क्रश्ड पार्टिकल्स के, क्योंकि उनमें ज्यादा इंटरलॉक होगा जो एंगुलर और रफ टेक्सचर्ड होंगे, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन, जिसकी वजह से आपको रेजिलिएंट मॉड्यूलस ग्रेटर मिलेगा। ठीक है, हेलो।
कोई क्वेश्चन है? हेलो? नो सर। ओके, ये ब्रेक लेते हैं। सो विल मीट एट 12:32 पे मिलेंगे इंशाल्लाह। 12:32 पे। Okay.
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, अच्छा। तो लैब में हम जो है रेजिलिएंट मॉड्यूलस हम ऑब्वियसली फाइंड करते हैं, तो उसमें हम H2T307 स्टैंडर्ड यूज करते हैं, और ये सॉइल एग्रीगेट मटेरियल्स के लिए रेजिलिएंट मॉड्यूलस फाइंड करने का ये स्टैंडर्ड है H2T30799. So it includes a procedure for measuring the resilient modulus of untreated granular base या सब बेस मटेरियल्स का हम फाइंड कर सकते हैं इससे, which are defined as soil aggregate mixtures and naturally occurring materials that do not include a stabilizing agent, यानी उसको केमिकली स्टेबलाइज नहीं किया होता, सीमेंट वगैरह नहीं होता उसमें, उन सॉइल्स के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं H2T307. It also includes the procedure for measuring the resilient modulus, so subgrades का resilient modulus भी फाइंड करने के लिए उसमें एक प्रोसीजर है, which are defined as soil compacted before the placement of subbase. Obviously subgrades, subbase के नीचे जो मटेरियल होते हैं वो सबग्रेड होते हैं, और इसमें हम लोड ट्राइक्सियल मशीन में हम उसको लोड करते हैं स्पेसिमेन को, और हम रिपीटेड एक्सियल साइक्लिक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। कितनी ड्यूरेशन के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए, और 0.9 सेकेंड रेस्ट पीरियड होते हैं, और उस लोड एप्लीकेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हेवरसाइन फॉर्मेट होते हैं उसका, और हेवरसाइन की जो इक्वेशन है वो ये है 1 माइनस कॉस ओमेगा डिवाइड बाई 2. तो हम स्पेसिमेन इसमें रखते हैं अपना, और अनडिस्टर्ब भी हो सकते हैं और डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। डिस्टर्ब हो तो हम इंस्टीट्यूट डेंसिटी पे उसको लाएंगे और उसको इधर रखेंगे, और फिर साइक्लिक लोडिंग हम अप्लाई करेंगे इस पे हेवरसाइन फॉर्म में, इस तरह लोडिंग अप्लाई करेंगे, उसमें साइक्लिक लोडिंग अप्लाई करेंगे, और उसका रेजिलिएंट मॉड्यूलस हम फाइंड करेंगे। हेवरसाइन वेव फॉर्मेशन, वेव फॉर्म हम अप्लाई करेंगे। तो हेवरसाइन वेव फॉर्म क्या होगी वो मैं आपको जरा बताता हूँ इसमें। तो ऑब्वियसली इधर हम इस तरह लोड इस तरह अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे, फिर रिलीज, लोड अप्लाई करेंगे कुछ साइकिल्स और स्लोप फाइंड करेंगे, और वो रेजिलिएंट मॉड्यूलस होगा। हम लोड किस तरह अप्लाई करेंगे? हम हेवरसाइन फॉर्म होगा उसका, यानी उसका फॉर्म इस टाइप का होगा कि हम उसको ये मैं एक्चुअली मुझे और कोई डायग्राम नहीं मिली इसलिए मैंने ये किए। तो एक्चुअली ये 0.5 नहीं है, ये 0.1 है, ये 1 है, फिर ये 1.1 है, ठीक है, ये 2 है, फिर ये 2.1 है, और फिर ये 3। तो एक्चुअली ये होगा कि हम लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इस तरह जो वेव फॉर्म है ये है हेवरसाइन वेव फॉर्म, यानी इसकी जो शेप है वो हेवरसाइन है। तो हम लोड एप्लीकेशन करें 0.1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड में लोड अप्लाई करेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे, 0.1 सेकेंड तक चलेगा, फिर 0.9 सेकेंड रेस्ट पीरियड होगा, फिर से हम लोड अप्लाई करेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे। ये भी कितना होगा? इसकी ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड होगी, ये भी 0.1 सेकेंड है, ठीक है। फिर 0.9 सेकेंड का रेस्ट पीरियड होगा, फिर हम लोड अप्लाई करेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे, इसकी भी ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड होगी, फिर 0.9 सेकेंड का रेस्ट पीरियड होगा। तो इसलिए हम करते हैं कि अगर हम रोड पे इधर खड़े हो जाए और इधर पॉइंट है और इधर से एक गाड़ी आ रही है, तो लोड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज, इस पॉइंट पे लोड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा, फिर जब गाड़ी चले जाएगी फिर डिक्रीज होगा, फिर दूसरी गाड़ी आएगी, फिर से लोड इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो इसको, इस सॉइल स्पेसिमेन को सिमुलेट करने के लिए ट्रैफिक कंडीशंस को, कि एक्चुअली ये सॉइल रियल लाइफ में किस तरह लोड होगी, उसको सिमुलेट करने के लिए हम ये अप्लाई करते हैं, इस टाइप का फॉर्मेशन
लोड फॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, 0.1 सेकेंड लोड अप्लाई करते हैं, 0.9 सेकेंड रेस्ट होते हैं, 0.1 सेकेंड लोड अप्लाई करते हैं, 0.9 सेकेंड रेस्ट होते हैं, एंड सो ऑन। और इसकी जो शेप है वो हेवर साइन है, जिस तरह मैंने बताया ये सारी शेप्स हेवर साइन है, और हेवर साइन शेप के वो ये शेप है, ये वाली, दिस इज एन हेवर साइन। और हेवर साइन इस तरह के, इसको अगर मैं हम ये वाला जो ड्यूरेशन है ये वाला इधर से लेके इधर तक ये 0.1 सेकेंड लोड एप्लीकेशन का, तो ये हेवर साइन शेप है। और ये क्यों आई है कि अगर मैं लोड एप्लीकेशन के ड्यूरेशन को 360 डिग्रीज में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मैं ये फंक्शन हेवर साइन फंक्शन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 में यूज कर सकूं इसकी शेप फाइंड करने के लिए, जिसने इधर भी इसने बताए हुए ये हेवर साइन फॉर्म में। अगर आप देखें ये 1 माइनस कॉस थीटा की जगह में थीटा लिख ने ओमेगा लिखे, 1 माइनस कॉस ओमेगा बाय 2 आप ये लें, थीटा बाय 2 एक ही चीज है। सो 1 माइनस थीटा बाय 2, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे हमारा थीटा लोड एप्लीकेशन के ये जो 0.1 सेकंड का मिडिल साइकिल है 180 डिग्रीज है थीटा, ठीक है। लोड एप्लीकेशन को इसने 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया, सो 1 माइनस कॉस 180 डिवाइडेड बाय 2, ये करें जरा क्या आता है। सो कॉज ऑफ, ये करें कोई प्लीज, कॉज ऑफ 180 माइनस 1 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू इसकी 1 आती है। तो आप देखें कि इधर ऑर्डिनेट भी 1 है। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर आप देखें, ठीक है, तो आपका थीटा 90 डिग्री है, सो 1 माइनस कॉस 90 बाय 2, ये जरा करते हैं ये क्या आते हैं। सो 1 माइनस कॉस 90 बाय 2, ये 1 बाय 2, ये 0.5 आते हैं। तो आप इधर देखें ये वैल्यू 0.5 है। तो इस तरह इसकी हम शेप डिटरमिन करते हैं इसकी। तो इसका लोड एप्लीकेशन का जो पैटर्न है वो हेवर साइन है, ठीक है। तो इस तरह हम लोड ये अप्लाई करते हैं इस पे। ये ट्राइक्सियल मशीन है, इसमें लोड किया हुआ है, इसको हम हेवर साइन साइक्लिक लोड में सब्जेक्ट करते हैं स्पेसिमेन को। सो अभी हम ये 0 to 2 by 360 होते हैं, 2 by 360 होते हैं। और ये मैंने आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हम इसके डिफरेंट ऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड करेंगे यूजिंग हेवर साइन फंक्शन। तो ये जो शेप है, ये जो शेप है ये वाली, ये शेप, ये शेप, ये जो शेप है ये वाली, इस शेप को मैंने एग्जेजरेट करके इधर दिखाए हुए इसके ऑर्डिनेट्स को, ये इस तरह इसकी शेप होती है। सो 0.1 सेकेंड लोड एप्लीकेशन होता है, फिर 0.9 सेकेंड रेस्ट, फिर 0.1 सेकेंड लोड एप्लीकेशन। ये बहुत क्विकली इस तरह साइक्लिक लोड हम अप्लाई करते हैं, और वो ट्रैफिक कंडीशंस को सिमुलेट करने के लिए होते हैं। क्योंकि जब पेवमेंट में भी ये सॉइल का स्पेसिमेन होगा तो उस पर भी लोड एप्लीकेशन तकरीबन इसी टाइप की होगी, ठीक है। अगर हम अनडिस्टर्ब सॉइल स्पेसिमेन जिसमें टेस्ट कर सकते हैं और रिकॉन्स्टिट्यूटेड स्पेसिमेन भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, पर उनको हमें इन सिटू डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट पे लाना पड़ेगा टेस्टिंग से पहले। तो ये वाला जो है ये कुछ हमें गाइडलाइंस बता रहे हैं कि अगर आपने सब ग्रेड सॉइल को टेस्ट करने
तो आप ये कन्फाइनिंग प्रेशर रख सकते हैं सिग्मा 3, और ये जो है, ठीक है, ये आपका डिविएटर स्ट्रेस है। तो सिग्मा 3 इतना होगा, डिविएटर स्ट्रेस इतना होगा। जो अच्छा, ये जो डिविएटर स्ट्रेस का 0.1 यानी 10% 2 पॉइंट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखें, आपका पहले आप सिग्मा 3 ये रखेंगे 41.3 किलो पास्कल, और आप डिविएटर स्ट्रेस जो है वो रखेंगे 27.6। पर क्यों हमने 27.6 रखे, वो इसलिए हमने रखे क्योंकि इसमें 0.1 जो है वो कांस्टेंट होगा, वो साइक्लिक नहीं होगा। सो 0.1 टाइम्स 27.6 जो है वो 2.8 आते हैं, ठीक है। तो 27.6 माइनस 2.8 अगर आप करें, ठीक है, 27.6 माइनस 2.8, तो आपके पास 24.8 आता है। ये 24.8 साइक्लिक कंपोनेंट होगा, यानी ये जो 24.8 है, ये साइक्लिक पोर्शन होगा, यानी ये वाला पोर्शन, ये जो होगा साइक्लिक, ये वाला, ये टोटल 20 कितना आ रहा था, 24.8, ये 24.8 होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा 0.5 टाइम 24.8। तो ये जो इस पॉइंट पे स्ट्रेस आपका होगा 0.5 टाइम्स 24.8 एंड सो ऑन। तो डिफरेंट आप, तो इस तरह हम लोड एप्लीकेशन इस पे करेंगे, ये साइक्लिक पोर्शन जो होगा। तो ये फॉर्मेट है उसकी लोड एप्लीकेशन का। तो ये हम सब ग्रेड सॉइल्स के लिए ये, और नंबर ऑफ साइकिल्स भी दिए हुए हैं। तो हम डिफरेंट सिग्मा 3 यूज करेंगे, डिफरेंट डिविएटर स्ट्रेस यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद, और ये साइकिल्स भी हम ये यूज करेंगे, और फिर हम रेजिलिएंट मॉड्यूलस उसका फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमें उसने बताए हुए, पर इन्होंने एक स्टडी की है NCHRP में, नेशनल कोऑपरेटिव हाईवे रिसर्च प्रोग्राम 128A, और उसमें इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि इस मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, और उन्होंने मॉडल भी थोड़ा सा चेंज कर दिए। और उस स्टडी में उन्होंने कहा कि आप ये वाला मॉडल, ये ज्यादा बेहतर मॉडल है, आप इस मॉडल को यूज कर सकते हैं कि रेजिलिएंट मॉड्यूलस इज इक्वल टू ये आपका थीटा बल्क स्ट्रेस है, तो 3 टाइम्स के 6 डिवाइड बाय PA, और ये ऑक्टाहेड्रल शीयर स्ट्रेस है TOCT, और ये कुछ कोफिशिएंट्स है। हमने बताया हुआ कि K1 K2 ग्रेटर देन 0 है, K3 K6 जो है ये ग्रेटर लेस देन 0 है, यानी ये नेगेटिव है, और K7 जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 आएगा आपका। तो ऑब्वियसली ये टेस्ट आप करेंगे, उसके बाद आप ये मॉडल डेवलप करेंगे। अभी वो हमसे एक प्रॉब्लम कह रहे कि मॉडल डेवलप करो। किस चीज का मॉडल डेवलप करो? इस टाइप का मॉडल डेवलप करो। ये जो अभी हमने मॉडल बनाए, इसके कोफिशिएंट्स फाइंड करो, ठीक है। थोड़ा सा हाई लेवल है, पर मैं इसको करूंगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। पहले तो देखते हैं वो प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं हमसे। तो कह रहे हैं कि a series of repeated triaxial tests were conducted to determine the resilient modulus of an unbound granular material that is intended as a base layer for an asphalt concrete pavement. यानी बेस कोर्स है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट का जो बेस कोर्स है उसकी बात करें। एसफेल्ट कंक्रीट पेवमेंट है, यानी इस टाइप की पेवमेंट है एसफेल्ट कंक्रीट। ये वाली एसफेल्ट कंक्रीट पेवमेंट है, बेस कोर्स मटेरियल है ये, इसका वो रेजिलिएंट मॉड्यूलस फाइंड करना। ये टॉप लेयर जो है एसफेल्ट कंक्रीट है, हॉट मिक्स्ड एसफेल्ट टॉप लेयर, ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट है। सो वो कह रहे कि the tests were carried by different confining and axial stresses. Different confining stress यूज हुए और different axial stress यूज हुए, और उसने ये रेजिलिएंट मॉड्यूलस फाइंड किए। वो कह रहे हैं इनको प्लॉट करो, इनके रिलेशनशिप को डिस्कस करो और मॉडल डेवलप करो
उसमें K1, K2, K3 फाइंड करो। तो ये जो कोफिशिएंट फाइंड करना ये थोड़ा सा एडवांस्ड है आपके लेवल से, पर मैं इसको करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह हम करते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली हमें पता है बल्क स्ट्रेस जो है वो क्या है, बल्क स्ट्रेस इज θ1 + θ2 + θ3, क्योंकि ये ट्राइएक्सियल टेस्ट है और इसमें बल्क स्ट्रेस θ = σ1 σ2 + σ3, ये इक्वेशन है बल्क स्ट्रेस की। और हमें पता है कि ट्राइएक्सियल टेस्ट है तो इसमें जो σ2 है इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस है, दैट इज इक्वल टू σ3। तो σ2 की जगह आप σ3 डाल दें तो बल्क स्ट्रेस क्या हो जाएगा, σ1 + 2 σ3 हो जाएगा। और ये उसने हमें दिया हुआ जब कन्फाइनिंग प्रेशर σ3 20.7 था, इसने 10% और डिविएटोरिक स्ट्रेस 20.7 था, ये डिविएटोरिक स्ट्रेस है, ठीक है। 20.7 था तो इसने 10% इसका कांस्टेंट रखे और रिमेनिंग 8.6% यानी 90% और 20.7 इसने साइक्लिक रखे। तो ये 18.6 तक इस तरह जाएगा। ये इस तरह जाएगा 18.6 तक। ये जो है वैल्यू, ये इस स्केल को भूल जाए, ये वैल्यू 18.6 होगी साइक्लिक पोर्शन, ठीक है। और ये अप्लाई किस तरह होगा, 0.1 सेकेंड तक ये लोड अप्लाई होगा, फिर 0.9 सेकेंड रेस्ट पीरियड होगा, तो 1 सेकेंड आ जाएगा। तो ये वाला जो है ये 0.1 होगा, सिमिलरली ये 1.1 होगा, ये 2.1 होगा। उसके बाद फिर से 0.1 सेकेंड लोड एप्लीकेशन होगी, फिर 0.9 सेकेंड रेस्ट पीरियड होगा, फिर 0.1 सेकेंड लोड एप्लीकेशन होगी, फिर 0.9 सेकेंड रेस्ट पीरियड होगा। और ये 18.6 तक इस तरह वेरी करेगा, फिर डिक्रीज होगा एंड सो ऑन। इस तरह 100 साइकिल्स के थ्रू ये जाएगा और 100 साइकिल्स के बाद आपको ये स्टेबिलिटी अचीव करेगा। इस तरह स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा और इस लाइन की वो स्लोप फाइंड करेगा जो रेजिलिएंट मॉड्यूलस होगा। और ये इसने फाइंड किए हुए, और ये आप देखें तो पहली वैल्यू 69,527 किलो पैस्कल आ रही है रेजिलिएंट मॉड्यूलस की वैल्यू, जब कन्फाइनिंग प्रेशर 20.7 है। एक्सियल लोड इसने भी चेंज कर दी, इसका 10% इसने कांस्टेंट रखे, एक्सियल लोड 37.3 को साइक्लिक रखे, तो रेजिलिएंट मॉड्यूलस ये वाला आया एंड सो ऑन। तो ये इसके पास डिफरेंट आए, वो कह रहे इससे मॉडल बनाओ, K1, K2, K3 की वैल्यूज फाइंड करो, ठीक है। और वो कह रहे कि ये मैंने इधर पहले वो कहते हैं कि इसको प्लॉट करो और इसको डिस्कस करो। तो इसने पहले ये इसने बल्क स्ट्रेस निकाला हुआ है, ऑक्टाहेड्रल भी इसने कंप्यूट किया है। ये इसका सोल्यूशन है, ये वाला जो है। इस सोल्यूशन को मैंने रिप्रोड्यूस किया, मैं खुद इसको सॉल्व किए एक्सेल में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फाइल में क्लास वर्क में पोस्ट भी करूंगा। अभी मैं वैसे आपको ये फाइल दिखा दूं जो मैंने बनाई है। ओके, ये वही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम गिवन था। ये जो है ना मटेरियल ग्रे में जो है, ठीक है, इसको मैं ग्रे में कर देता हूँ, सॉरी ग्रे कलर में, ये ग्रे कलर में उसने हमें दिया हुआ है डेटा, ये वाला, ठीक है। और ये रिमेंबर ये मैक्सिमम, ये डेविएटर स्ट्रेस है, ये वाला जो मैक्सिमम सिग्मा 1, ये इसको मैं एक्चुअल डेटा को भी इधर में ले आया हूँ, ये जो प्रॉब्लम में गिवन था। तो ये जो है सिग्मा मैक्स, ये डेविएटर स्ट्रेस है 20.7, 21, 41.4 एंड सो ऑन। तो ये आप देख रहे हो, ये 20.7, 21, ये एक्सियल स्ट्रेस है, ये वो डेविएटर स्ट्रेस है, डेविएटर स्ट्रेस। तो इसका 10% तो क्या आता है 2.1,
और रिमेनिंग 90% 18.6। इन दोनों को ऐड करें आपको 20.7 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करें आपको 41.4 मिलेगा। पर इस ये जो पोर्शन है 10% इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, ये साइक्लिक नहीं होगा। तो 37.7 जो है ये साइक्लिक होगा। तो इससे मैंने ये चीजें, इस प्रॉब्लम में इसने ये हमें सोल्यूशन दिया हुआ ये जो है। अब मैंने ये किस तरह इसने फाइंड किया, ये मैं इधर शो किया हुआ ग्रीन में मैंने खुद कंप्यूट किया। तो सिग्मा 1 क्या होगा? सिग्मा 1 होगा डिविएटर स्ट्रेस, ये हम कर चुके हैं कि योर सिग्मा 1 इज इक्वल टू, याद है आपको ये सेल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं सिग्मा 3, तो सिग्मा 3 इधर से भी अप्लाई हो रहा है ऊपर से भी, और फिर हम इधर से डिविएटर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं एक्सियली, और ये टोटल जो है सिग्मा 1 इज सिग्मा डी डिविएटर स्ट्रेस प्लस सिग्मा 3, ये ऊपर वाला ये टोटल सिग्मा 1 है, टोटल एक्सियल स्ट्रेस जो है वो सिग्मा 1 है। सो सिग्मा 1 इज डिविएटर स्ट्रेस प्लस सेल प्रेशर। तो सिग्मा 1 क्या होगा? डिविएटर स्ट्रेस प्लस सेल प्रेशर, और ये आप देख रहे हैं फॉर्मूला अगर आप देखें, सो सिग्मा ये सिग्मा 1 इज इक्वल टू डिविएटर स्ट्रेस प्लस सेल प्रेशर, मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है, और ये मैंने वैल्यू सिग्मा 1 की। बल्क स्ट्रेस क्या होगा? बल्क स्ट्रेस जो है वो हमने देखे, बल्क स्ट्रेस क्या था? थीटा, एंड दैट वाज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। पर इस ट्राइएक्सियल टेस्ट, सो ट्राइएक्सियल में आपका जो ये सिग्मा 3 है, ये सिग्मा 3 है, तो सिग्मा 2 इस साइड से होगा, ये वाला सिग्मा 2, पर ये ट्राइएक्सियल है तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3, ठीक है। सो वी विल हैव सिग्मा 1 plus sigma 3 plus sigma 3, so theta is equal to sigma 1 plus 2 times sigma 3, क्योंकि ट्राइएक्सियल टेस्ट है। सो ये इसमें अगर आप देखें तो आपका बल्क स्ट्रेस की इक्वेशन भी आप देखें, सो इट्स सिग्मा 1 दिस थिंग प्लस 2 टाइम्स सिग्मा 3, तो ये आपके पास बल्क। फिर ऑक्टाहेड्रल शीयर स्ट्रेस, सो ऑक्टाहेड्रल शीयर स्ट्रेस हमने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल शीयर स्ट्रेस जो है दैट इज इक्वल टू 1/3 अंडर द रूट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर। पर ट्राइएक्सियल केस में सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3, सो इसको हम सिंपलीफाई करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल शीयर स्ट्रेस जो है वो 2 अंडर द रूट डिवाइड बाय 3 इनटू डिविएटर स्ट्रेस, ये आ जाते हैं। सो octahedral shear stress is 2 under root divided by 3 into deviator stress. So ये मैंने इधर फॉर्मूला इसमें डाला हुआ है, अगर आप देखें octahedral shear stress जो है 2 under the root divided by 3 into deviator stress, ये तो ये octahedral भी आ गया। इसने कह के इस प्रॉब्लम में वो कह रहे कि आप इक्वेशन 3-4, ये इक्वेशन जो है 3-4 हमने कर चुके हैं, ये वाली इक्वेशन 3-4, कौन सी इक्वेशन वो कह रहे हैं? वो कह रहे 3-4 और 3-6 को फिट करो, तो 3-4 ये 3-6 ये याद रख लें इसको, और 3-4 ये 3-4 को फिट करो और 3-6 को फिट करो, और देखिए कौन सा ज्यादा अच्छा वो फिट बना रहे हैं, इक्वेशन फिट हो रही है इस डेटा पे। सो एनीवे इसने जब 3-4 इक्वेशन फिट की 3-4, तो इसने K1 और K2 की वैल्यू निकाल ली, और K1 की वैल्यू 709.8 आती है और K2 की 0.985 आती है, इसने खुद निकाली है K1 K2 की वैल्यू। तो अभी मैंने ये इक्वेशन फिट कर दी है, ये इक्वेशन, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, 3-4 इक्वेशन फिट की है, ये मैंने लिखा हुआ है 3-4, और 3-4 में मैंने K1 709.8 लिया जो इसने फाइंड की है, ऑथर ने फाइंड की है, और K2.985 मैंने यूज की है 3-4 इक्वेशन में, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है। अच्छा,
अभी ये क्यों आती है, मैं आपको एक तरह करके दिखाता हूँ कि किस तरह आती है, बाकी आप खुद समझ जाएंगे, बाकी फिर मैंने नहीं करनी, सिर्फ मैं आपको एक करके दिखाता हूँ इसने इस तरह नहीं। अगर आप याद इधर देखें ज़रा, तो ये मैं ज़रा ये वैल्यूज़ भी देख कॉपी करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कोफिशिएंट्स की। ठीक है, ओके। सो फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि रेजिलिएंट मॉड्यूलस 3.4 हम यूज़ कर रहे हैं, इक्वेशन 3.4। अच्छा, K1 टाइम्स PA टाइम्स थीटा ओवर PA इंटू K2। सो K1 के इसने फाइंड किया ऑथर ने, K1 है 709.8, PA के एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 101.32 किलो पास्कल है, 101.325 101.325। सो 101.325 और थीटा के बल्क स्ट्रेस, और बल्क स्ट्रेस इधर हमने एक कंप्यूट किए हुए, वो कितने बल्क स्ट्रेस पे हम पहली ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मैं ये वैल्यू कंप्यूट करूंगा, ये फर्स्ट वाली वैल्यू, ये वाली। तो बल्क स्ट्रेस कितने 82.8, सो बल्क स्ट्रेस 82.8 आ रहे हैं, सॉरी 82.8 101.325 और K2 की वैल्यू के 0.985। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक बार फिर से देख लेते हैं, 101.325, सो 101.32। इसको मैं जरा सॉल्व करता हूँ, ये आप चेक, कोई और है आप भी चेक कर लें, मैं वैल्यू कंप्यूट कर रहा हूँ, आप भी चेक करें। 709.8 709.8 इंटू 101.325, ठीक है, इंटू ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ये है 82.8 और नीचे डिनोमिनेटर में के 101.325 और रेस टू द पावर के 0.985। तो ये वैल्यू आपकी ये आ रही है, मेरी वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू क्या आपकी, इसको जरा कंपेयर मैं अपनी से करता हूँ। तो ये एक्सेल ने ये मैंने निकाली और मैंने अभी जो कैलकुलेट की है वो क्या आ रही है, 58,949.7036 58,949 एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है, 58,949.7036, ये वैल्यू आ रही है। तो ये इसने मॉडल फिट कर दिए और ये वैल्यू आ रही है। ऑब्वियसली इसने K1 और K2 फाइंड किया और फिर हमने ये वाला 3.6 मॉडल भी इस पे फिट किया, ये वाला ये 3.6 जिसमें आउटहीड्रल शियर स्ट्रेस भी है। इसके कोफिशिएंट इसने ये कंप्यूट किए, K1 ये, K2 ये और K3 ये। तो ये जरा ज्यादा कम्प्लेक्स है, तो मैंने ज्यादा कम्प्लेक्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो मैंने लॉग रेजिलिएंट मॉड्यूलस पहले फाइंड किया ये वाला, फिर मैंने लॉग ऑफ थीटा डिवाइड बाय PA फाइंड किए, फिर लॉग ऑफ आउटहीड्रल डिवाइड बाय PA मैंने फाइंड किए, ठीक है, और फिर मैंने रिग्रेशन एनालिसिस रन किए और एक्सेल में, और रिग्रेशन में मेरे ये कोफिशिएंट्स आते हैं, ठीक है। मेरा जो लॉग थीटा डिवाइड बाय PA 1.1 1.41503 ये आ रहे हैं मेरा। तो उधर अगर आप देखें तो हमारे कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, ये कोफिशिएंट्स आ रहे हैं।
और ये मैंने भी एक्सेल में कोएफिशिएंट्स कंप्यूट किए हैं, रिग्रेशन एनालिसिस मैंने किए और मेरे कोएफिशिएंट्स जो हैं वो ये आ रहे हैं। तो आप देखें मेरा कोएफिशिएंट आ रहा है 1.415, इसका भी ये K2 1.415 आ रहे हैं, देख रहे हैं। फिर मेरा जो है K3 मेरा ये आ रहा है -0.467, तो मेरा भी K3 -0.467 आ रहे हैं। और फिर मैंने नीचे K1 की वैल्यू फाइंड की है 306, तो आप देख लें कि ये भी 306 K1 आ रहे हैं। तो वही जो ऑथर ने फाइंड किए मैंने रिग्रेशन एनालिसिस यूज किए और वही मैंने कोएफिशिएंट्स फाइंड किए, वही कोएफिशिएंट आ रहे हैं। तो आप देख लें कि अगर हम ये वाला फंक्शन यूज करें, इक्वेशन 3.6 यूज करें जिसमें ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस भी है और उससे फिर हम रेजिलिएंट मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। तो आप एक्चुअल रेजिलिएंट मॉड्यूलस मॉड्यूलाई को देखें, एक्चुअल को, और फिटेड को देखें, ये दो फिटेड है, ठीक है। तो आप देखें कौन सा करीब है, तो फॉर्मूला 3.6 वाला ज्यादा करीब वैल्यू दे रहे हैं आपको। आप देखें एक्चुअल 69,527 है और मॉडल आपको 69,515, कितना क्लोज दे रहे हैं देखें। ये 68,981 है, 68,965, बहुत क्लोज वैल्यू आपको मॉडल दे रहे हैं वैल्यू, ये वाला 3.6। तो 3.6 जो है वो बेहतर मॉडल है। अब इसलिए आपके लेवल से थोड़ा सा एडवांस है, पर सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता था। अगर कोई इंटरेस्टेड हो उसको मैं फिर बता दूंगा किस तरह हमने ये फाइंड किया, अगर टाइम हुआ तो, ठीक है। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। पर हमने रिग्रेशन मॉडल यूज किया और हमने इक्वेशन फिट की है उस डेटा में और हमने कोएफिशिएंट्स फाइंड किए हैं। पर आप देख लें कि 3.6 का फिट ज्यादा अच्छा आ रहा है बनिस्बत 3.4 से, क्योंकि 3.6 से जो हमें जो लैब वैल्यूज हमें मिल रही हैं रेजिलिएंट मॉड्यूलाई की, तो इक्वेशन 3.4 फिटेड वैल्यूज जो है वो बहुत करीब आ रही हैं लैब वैल्यूज के, बहुत करीब आ रही है। तो 3.4 इज अ वेरी गुड मॉडल, 3.6 सॉरी 3.6 इज अ वेरी गुड मॉडल। ये जो मॉडल है ये बहुत अच्छा मॉडल है, क्योंकि इसमें ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस भी वन ऑफ द वेरिएबल्स है, इट्स आल्सो वन ऑफ द वेरिएबल्स। अच्छा, फिर नेक्स्ट वो कह रहे कि इसको प्लॉट करो, इसको डिस्कस करो। ये हमने प्लॉट किया हुए, सॉरी ये इधर इसने प्लॉट किया, ये प्लॉट है, ये बल्क मॉड्यूलस नहीं है, बल्क स्ट्रेस है। इस मॉड्यूलस को काटते हैं, इससे गलती हुई, ये मॉड्यूलस नहीं है, बल्क स्ट्रेस है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारा बल्क स्ट्रेस ज्यादा हो रहे हैं, राइट, तो और ये कन्फाइनिंग प्रेशर है, डिफरेंट कन्फाइनिंग प्रेशर है, ठीक है। तो डिफरेंट जिस तरह हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा रेजिलिएंट मॉड्यूलस भी बढ़ रहा है। किस तरह? और यही हमें इक्वेशन भी बताती है। हमारा ये फर्स्ट कन्फाइनिंग प्रेशर ये कौन सा था, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे कन्फाइनिंग प्रेशर्स थे 20.7, 20.7, 20.7, पर हर एक के लिए बल्क स्ट्रेस डिफरेंट था, तो ये इसने प्लॉट किया। तो आप देखें ये जब हमारे पास कन्फाइनिंग प्रेशर ये था, ये कौन से, इसका मुझे स्नैपशॉट लेना है। तो ये 20.7 जब ये हमारे पास कन्फाइनिंग प्रेशर है, ये कितना था, ये 84.5 था। ये वाला ग्राफ किसके, ये है 68.9,
ये वाला किसके 103.4 का, और ये वाला जो ग्राफ है ये किसके 137.9 का। तो जिस तरह हमारा कंफाइनिंग प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो हमारा आप देख लें कि रेजिलिएंट मॉड्यूलस भी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरह हमारा ये शो कर रहे हैं आपका बल्क प्रेशर, सॉरी कंफाइनिंग प्रेशर और रेजिलिएंट मॉड्यूलस का ग्राफ है, और उसका बल्क स्ट्रेस का, उसने बल्क स्ट्रेस के साथ भी फर्क नहीं, तो बल्क स्ट्रेस डिफरेंट आ रहे हैं हमारे, अगर आप देखें बल्क स्ट्रेस जो है, ठीक है। तो बल्क स्ट्रेस भी जिस तरह हमारा बढ़ रहे हैं विद इन द सेम कंफाइनिंग प्रेशर, तो हमारे रेजिलिएंट मॉड्यूल्स बढ़ रहे हैं। पर फिर हायर वैल्यूज के लिए फिर ये कि हायर कंफाइनिंग प्रेशर्स के लिए जब हमारा बल्क स्ट्रेस हमारा बढ़ रहे तो थोड़ा सा कम हो रहा है हमारा रेजिलिएंट मॉड्यूल्स। और इसके अलावा जो थर्ड वो ग्राफ है इसमें देखें तो ये डिफरेंट कंफाइनिंग प्रेशर्स के लिए उसने प्लॉट किया हुआ रेजिलिएंट मॉड्यूलस अगेंस्ट ऑक्टाहेड्रल शीयर स्ट्रेस। तो एट लो कंफाइनिंग प्रेशर्स आप देख लें कि जब हमारा ऑक्टाहेड्रल शीयर स्ट्रेस ज्यादा होते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है हमारा रेजिलिएंट मॉड्यूलस, बट एट हायर, ये जो दो वैल्यूज हैं ये हायर कंफाइनिंग प्रेशर के लिए हैं। सो एट हायर कंफाइनिंग प्रेशर्स जब ऑक्टाहेड्रल शीयर स्ट्रेस ज्यादा होते हैं तो थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ्स को हमने डिस्क्राइब कर दिए और ये हमने मॉडल फिट कर दिए, और हम देख रहे हैं कि हमारा जो 3.6 मॉडल है वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को, और हमारा मॉडल फिर फाइनली क्या होगा, ये मॉडल हमारा होगा, हमारा 3.6 मॉडल होगा ये वाला। दिस इज मॉडल दैट वी शुड अडॉप्ट, क्योंकि ये ज्यादा हमें क्लोज वैल्यूज दे रहे हैं, और उसमें कोफिशिएंट्स क्या होंगे ये वाले जो अभी मैंने निकाले रिग्रेशन के थ्रू। सो हमारा जो मॉडल है रेजिलिएंट मॉड्यूलस का, जिससे हम रेजिलिएंट मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, वो मॉडल हमारा ये होगा MR इज इक्वल टू K1 PA थीटा डिवाइडेड बाय PA K2 ऑक्टाहेड्रल शीयर स्ट्रेस PA K3। सो K1 की वैल्यू के 306.06, PA कितने 101.325, so 101.325 थीटा डिवाइडेड बाय 101.325 इस पर K2 जो है वो है K2 1.415 टी ऑक्टाहेड्रल शीयर स्ट्रेस होगा टॉ ऑक्टाहेड्रल शीयर स्ट्रेस डिवाइड बाय 101.325 K3 माइनस 0.467। तो ये हमारा मॉडल होगा रेजिलिएंट मॉड्यूलस का, जिससे हम डिफरेंट थीटा और डिफरेंट ऑक्टाहेड्रल शीयर स्ट्रेस की वैल्यूज के लिए हम रेजिलिएंट मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो इस पे? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। अच्छा, ये जो रिग्रेशन था थोड़ा सा एडवांस था, अगर आपको फिर इंटरेस्टेड हुए टाइम हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पर आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है इसलिए मैंने डिटेल में नहीं किया इसलिए, ठीक है। पर ये हमने इससे शो किया कि हमारे भी वही कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो उधर उसने निकाले हैं, वही कोफिशिएंट्स हमारी ये जो रेड में है ये कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं जो हमने निकाली। ये फाइल मैं लोड कर दूंगा। जो रिग्रेशन, यस प्लीज, यस आपने जो हाँ रिग्रेशन एनालिसिस की है सर, इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाए इसके ऊपर। यार मैं भी वो आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, इतना मुश्किल नहीं है।
मैं इस तरह का तो जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट। अच्छा, ये हमारे पास मॉडल था, राइट? ये वाला 3.6 ये वाला मॉडल था, ऊपर वाला। मैं इस तरह करता हूँ, दोनों साइड की लॉग लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? log टू द बेस 10 में लूंगा, ठीक है? log टू द बेस 10, ln भी ले सकते, कोई मसला नहीं है। log टू द बेस 10 ये तो mr आ जाएगा, और ये क्या आएगा? log ऑफ k1 टाइम्स pa, ठीक है? log of this sub quantity, so log of this thing, ठीक है, प्लस log of pa थीटा ओवर pa k2, दोनों साइड का log ले लेना। क्योंकि जब हम log लेते हैं फिर हम ऐड कर देते हैं, अगर आपको याद हो। log of p octahedral ओवर pa टाइम्स k3, ये इस तरह आएगा, ठीक है? log of k1 टाइम्स pa प्लस log of थीटा, log of pa तो सॉरी आ गया इधर, pa नहीं आएगा, ये इस तरह आएगा। एक मुझे ये दोबारा फिर से मैं कॉपी करूँगा, तो क्लियर जरा आपको करवाना चाहता हूँ, एक मिनट। ओके, सो आई टेक log of both sides of equation 3.6, तो क्या आएगा? log mr is equal to log of k1 into pa into theta over pa into k2 into octahedral divided by pa into k3, इस सब का log आएगा। so log of multiplication quantities summation होते हैं, so log of mr, ठीक है, log of k1 times pa plus log of theta divided by pa k2 plus log of t octahedral over pa times k3, ये आएगा। इसको इसी तरह रहने दें, log of k1 times pa, और ये क्या होगा? k log of theta over pa, और ये क्या होगा? k3 times log of t octahedral over pa, ये हो जाएगा। और ये होगा log of mr। तो ये अब इस फॉर्म में आ गए। जब हमारे पास इक्वेशन आती है ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये स्लोप है, राइट? और ये स्लोप है, ये कोफिशिएंट है, और ये वेरिएबल है, ठीक है? इस तरह की है हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे? ये हमारे पास कांस्टेंट आएगा, यानी ये a आएगा, और ये इस तरह का मॉडल हमारे पास आ रहे हैं। y इज इक्वल टू a नॉट प्लस b नॉट प्लस b1 x1 प्लस b2 x2, इस तरह का मॉडल आएगा हमारे पास, राइट? तो अभी मैं क्या करूंगा? डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा ये होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल ये मेरा y होगा, दिस इज माय y। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये मेरा जो है, ये क्वांटिटी, ये मेरा b नॉट होगा, और ये मेरा जो है, दिस इज माय b1, और ये मेरी क्वांटिटी जो है, दिस इज माय x1, और ये क्वांटिटी दिस इज माय b2, और ये मेरी क्वांटिटी जो है, दिस इज माय x2। तो अभी मैं रिग्रेशन रन करूंगा बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, मेरा log mr होगा, और इंडिपेंडेंट मेरे वेरिएबल होगा log थीटा डिवाइडेड बाय pa x1 होगा, और एक होगा log t octahedral डिवाइडेड बाय pa, ये मेरा सेकंड वो वेरिएबल होगा। तो मैं जाऊंगा उसमें, सॉरी, ये इक्वेशन में, और इसमें मैं एक और शीट से दोबारा रन करता हूँ रिग्रेशन। तो ये मैंने log mr भी कंप्यूट कर लिए, जिस तरह मैंने इधर बताया था, log mr, और अब मुझे चाहिए log थीटा ओवर pa, तो log थीटा ओवर pa,
और नेक्स्ट मुझे चाहिए क्या, लॉग tau octahedral divided by PA. So log tau octahedral divided by PA, वो ये वाला हो गया octahedral divided by PA. और अभी मैं रिग्रेशन रन करूंगा तो मैं कहूंगा डेटा में जाऊंगा, डेटा, और मैं कहूंगा डेटा एनालिसिस, ठीक है, और डेटा एनालिसिस में मैं जाऊंगा रिग्रेशन टूल में सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं ओके करूंगा और मैं इनपुट रेंज y वेरिएबल इसको लॉग mr दूंगा, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो मेरे x है वो ये वाले रेंज है, ये रेंज है मेरी, ठीक है। और लेबल्स फर्स्ट रो में मेरे लेबल्स हैं और कांस्टेंट में 0 नहीं चाहता और मैं न्यू वर्कशीट प्लाई इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं ओके करूंगा तो ये आप देख रहे हैं इसने वही कोएफिशिएंट मुझे दे दिए, ये आपका K3 K2 वगैरह आ गए, K3 और K2 ये तो वही जो भी मैंने प्रीवियस कंप्यूट किया वो आ गए। और फाइनली मुझे ये पता है, अगर आप उधर देखें ये इसने मुझे इंटरसेप्ट भी दे दी है बीटा नॉट 4.49 समथिंग, उसको मैं कॉपी करता हूँ तो मेरा जो इंटरसेप्ट है यानी 4.49 समथिंग, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इज इन फैक्ट इक्वल टू ये log K1 इंटू PA, दिस इज log K1 इंटू PA की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, और ये log टू द बेस 10 था, इसका मतलब है कि log टू द बेस 10 ऑफ K1 इंटू PA ये आ रहा है, सो 10 रेज टू द पावर 4.491602 हमारे पास K1 इंटू PA आएगा, ठीक है। और ये अगर आप करें 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द, सॉरी टाइम ले रहे पर एनीवे 10 रेज टू द पावर 4.491602, तो ये हमारे पास ये आएगा 310.317.15783 इज इक्वल टू K1 टाइम्स PA, और PA के 101.325 है ना, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325, हाँ ये, सो K1 की वैल्यू क्या होगी, K1 की वैल्यू होगी दिस थिंग डिवाइडेड बाय 101.325, तो विच इज 306.11, तकरीबन वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस तरह हमें K1 भी मिल गए, K2 और K3 भी आ गए, ठीक है। कुछ आइडिया हुए, घर जाके ट्राई कर लें। हेलो, किसका क्वेश्चन था? यस सर, हो गया आइडिया। ओके, इस शीट को मैं तो डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने जनरेट की हुई है। एनीवे ये मैं फाइल वो कर दूंगा, तो ये जो येलो में है ये वो रिग्रेशन वाला डेटा है, ये ग्रीन जो है ये हमने कैलकुलेट की है, ग्रीन वाला, और ग्रे जो है ये गिवन डेटा था, ग्रे गिवन था, ग्रीन हमने कैलकुलेट किए मॉडल, और येलो में हमने मॉडल फिट किया, और शीट 2 में हमने ये कोफिशिएंट्स डिराइव किए हुए हैं, जो रेड कलर के हैं ये कोफिशिएंट्स हैं आपके, रेड कलर में ये K1 K2 K3 कोफिशिएंट्स हैं। एनीवे तो आपके लेवल से थोड़ा सा है, पर एनीवे मैंने कहा कि ये कर दो, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसमें कर सकते हैं, अगर इस प्रोजेक्ट में किसने करना हो या कुछ हो। जल्दी से अभी जाते हैं और थोड़ा सा और करते हैं, और वो थोड़ा सा पुरानी वो है, पर ये पुरानी है, इसमें कुछ टॉपिक्स हम करेंगे, सारे नहीं करेंगे, कुछ हम फिर वर्ड फाइल में करेंगे, ठीक है। सो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में आगे आपको फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स होती हैं, हमारे पास रिजिड पेवमेंट्स होती हैं, मैंने एक्सप्लेन की है। फिर हम एम्पिरिकल मेथड्स यूज करते हैं इनके डिजाइन में। एम्पिरिकल मेथड्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, एस्ट्रो मेथड जो है वो एम्पिरिकल मेथड है, हमने ऑब्जर्वेशन किए हैं लैब में, फील्ड टेस्टिंग की और उसके बाद हमने डेवलप किए हैं। फिर कुछ एनालिटिकल और मैकेनिस्टिक मेथड्स हैं, ठीक है, तो उसमें लेयर इलास्टिक एनालिसिस वगैरह यूज होते हैं, और मैकेनिकल जो मैकेनिक्स है सॉइल की या
उस मटेरियल की, उसकी बेस पे हम वो मेथड्स से हम डिवाइस करते हैं पेवमेंट्स का डिज़ाइन। और इसके अलावा मैकेनिस्टिक और एम्पिरिकल का कम्बिनेशन भी है मेथड्स का। जो एस्टो है वो प्रॉब्ली मैकेनिस्टिक और एम्पिरिकल का कम्बिनेशन है, एस्टो जो मेथड है डिज़ाइन का, जो इधर हम पढ़ेंगे। और एक्सो फ्लेक्सिबल जो डिज़ाइन मेथड है एस्टो का, उसमें 4 डिज़ाइन वेरिएबल्स, एक टाइम आता है, कितने टाइम के लिए आप डिज़ाइन करना चाहते हैं अपनी रोड, और ट्रैफिक आपकी लोडिंग के कितने लोड हैं, कितनी वॉल्यूम है ट्रैफिक की, ठीक है। पर ट्रैफिक में याद रखें जब भी हम डिज़ाइन करेंगे रोड को, ठीक है, तो हम ये लेट से ये रोड है और मैं 10 इयर्स के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ रोड को, तो मैं 10 इयर्स में क्यूमुलेटिव मुझे एक्सेल्स चाहिए, क्यूमुलेटिव लोड। इस 10 इयर्स में क्यूमुलेटिव कितना इस पे एक्सेल्स पास होंगे 10 इयर्स में, फर्स्ट ईयर में कितने पास होंगे, सेकेंड ईयर में कितने इस पे एक्सेल्स पास होंगे, थर्ड ईयर में कितने पास होंगे, एंड सो ऑन। और फिर अल्टीमेटली 10th ईयर में कितने पास होंगे, इन सबको मैं ऐड करूंगा। तो मुझे क्यूमुलेटिव एक्सेल्स चाहिए डिजाइन के लिए ट्रैफिक में, ठीक है। ईयरली मुझे नहीं चाहिए, मुझे सारे क्यूमुलेटिव ओवर 10 ईयर्स चाहिए। अगर मैं 20 ईयर्स के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, फिर मुझे 20 ईयर्स के क्यूमुलेटिव एक्सेल्स चाहिए, इसमें कितने पास होंगे। और फिर मुझे रिलायबिलिटी, उसमें कुछ कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह यूज करते हैं उस डिजाइन में। इजी मेथड है, मुश्किल नहीं है, हम करेंगे बाद में उसको। मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड पेवमेंट स्ट्रक्चर वैल्यूज आर रिलेवेंट टू द यूज ऑफ रेजिलिएंट मॉड्यूलस। तो जो ऑब्वियसली उसमें एक इनपुट हमारा रेजिलिएंट मॉड्यूलस होगा। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारे जो सॉइल होती है वो नीचे सब ग्रेड है, ठीक है, जो नेचुरल सॉइल है। तो आपके ऊपर वो सॉरी जो ये अगर आप देखें तो ये आपका सब ग्रेड है नेचुरल सॉइल। तो मुझे सब ग्रेड का रेजिलिएंट मॉड्यूलस चाहिए होगा, मुझे कोई पैरामीटर चाहिए होगा जो सब ग्रेड का मुझे बियरिंग स्ट्रेंथ बताए या उसकी स्टिफनेस बताए। और रेजिलिएंट मॉड्यूलस से अच्छा बेहतर कोई भी नहीं है। सीबीआर भी हम यूज कर सकते हैं, पर रेजिलिएंट मॉड्यूलस सीबीआर से भी सुपीरियर है, ठीक है। तो मुझे सब ग्रेड का रेजिलिएंट मॉड्यूलस चाहिए होगा और उसको मैं यूज करूंगा डिजाइन में। The ASTO method is a conservative design method. Therefore, average values for design variables can be used for its applications. इसमें हम एक चीज यूज करेंगे, सर्विसिबिलिटी इंडेक्स। और सर्विसिबिलिटी इंडेक्स में उसकी वैल्यू में इधर से पहले मैं पढ़ूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो the index involves measurement in quantitative terms of the behavior of pavement under traffic and its ability to serve traffic at some selected point during its service life. The scale for the pavement serviceability index is from 0 to 5, with a 5 value representing the highest or best index of serviceability. In the beginning of the ASTO road test, the session determines the initial serviceability index to be 4.2 for flexible pavements. So serviceability index A or a value of 2.5, for example, is an intermediate one between initial construction and failure of the asphalt pavement to render adequate. तो serviceability index जो है उसकी वैल्यू वेरी, जो सर्विसिबिलिटी इंडेक्स है, सर्विसिबिलिटी इंडेक्स, उसकी वैल्यू 0 to 5 होती है। जब न्यू पेवमेंट होती है, न्यू पेवमेंट आपकी बहुत स्मूथ होती है, एक्सेलेंट, उसमें राइडिंग क्वालिटी होती है, स्मूथ होती है, बहुत प्लेन होती है और उसमें कोई एंडुलेशंस नहीं होती, न्यू पेवमेंट होती है और परफेक्ट अगर वो बने, अगर परफेक्ट बने तो उसका सर्विसिबिलिटी इंडेक्स 5 होगा। और जब टाइम बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ तो वो पेवमेंट डिटेरियोरेट होगी, आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जाएगी और उसका सर्विसिबिलिटी इंडेक्स कम होता जाएगा। और जब वो रफली 2.5 पे पहुंच जाएगा, उसके बाद राइडिंग क्वालिटी बहुत खराब हो जाएगी उसमें। तो इनिशियली क्या होगा, जब हम पेवमेंट बनाएंगे तो ये होगा कि उसका जो सर्विसिबिलिटी इंडेक्स है वो बड़ा हाई होगा, टाइम वाइज सर्विसिबिलिटी इंडेक्स बहुत हाई होगा। फॉर एग्जांपल
एस्टो कहते तकरीबन आप नई पेमेंट का 4.5 लो, 5 ना लो, क्योंकि परफेक्ट पेमेंट बिल्कुल बनाना बहुत इम्पॉसिबल होता है ना। तो जनरली एज ए कंजर्वेटिव वो कहते हैं इनिशियली, तो हमने जब पेमेंट नहीं बनाई है लेट्स से, उसका सर्विसिबिलिटी इंडेक्स बहुत हाई है, लेट्स से 4.5 है उसका सर्विसिबिलिटी इंडेक्स, पर जब टाइम बनेगा, टाइम पास होगा, इस पे ट्रैफिक गुजरेगी, इसकी कंडीशन खराब होगी और इसमें आहिस्ता आहिस्ता अंडुलेशन आएगी, ऊपर नीचे खड्डे पैदा होंगे, अनरेवलिंग होगी वगैरह, इसकी स्मूथनेस अफेक्ट होगी, रट्स बनेंगे इसमें। रट्स क्या होते हैं? रट्स ये होते हैं कि जब ट्रक लेन पे जाते तो आपने देखा होगा जहां से ट्रक के टायर होते हैं इस तरह के निशान बन जाते हैं, तो ये आपका ट्रक है, इसका एक टायर इधर जा रहे हैं, एक इधर, तो रोड पे जब जाते हैं इस तरह के ट्रक के निशान की जगह में इसका टायर होता है, तो थोड़ा सा पेवमेंट इस तरह बैठ जाती है, इस तरह ड्यूलेशन उसमें पैदा हो जाती है, इसको हम रट कहते हैं, रटिंग। सो दिस कॉल्ड रटिंग। रट्स बन जाएंगे तो इसकी राइडेबिलिटी कंफर्ट कम हो जाएगा, राइडेबिलिटी का कंफर्ट कम हो जाएगा, तो टाइम के साथ साथ इसका सर्विसिबिलिटी कम हो जाएगा, और जब तकरीबन ये 2.5 पर पहुंचेगा इसका सर्विसिबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, पर सर्विसिबिलिटी वेरी करते हैं 0 to 5 होते हैं नॉर्मली, पर एस्टो ये रिकमेंड करते हैं कि नई पेमेंट का 4.5 ले लो, क्योंकि परफेक्ट पेमेंट बनाना मुश्किल होता है। सो आहिस्ता आहिस्ता इसका टाइम के साथ, लेट्स से 10 इयर्स इसकी लाइफ है इस पेमेंट की, तो 10 साल बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसका कम होगा और 10 साल बाद इसका 2.5 पे आ जाएगा। जब 2.5 पे आ जाएगा तो इस पे राइडिंग क्वालिटी बहुत अफेक्ट होगी, बहुत खराब हो जाएगी राइड की क्वालिटी, और हमें इसको पेवमेंट को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। तो हम इसको रिहेबिलिटेट करेंगे तो लेट्स से 4.5 था पहले इसका सर्विसिबिलिटी इंडेक्स इस पेवमेंट का, ठीक है, 4.5 था सर्विसिबिलिटी इंडेक्स, आहिस्ता आहिस्ता कम हुए, लेट्स से ये 2 पे पहुंच गया तो बहुत खराब हो गई रोड, और हमने रिहेबिलिटेशन ओवरले प्रोवाइड कर दिया, फिर से सर्विसिबिलिटी इसका बढ़ गया, और ऑब्वियसली जब हमने नई बनाई थी 4.5 तक तो नहीं पहुंचा, पर रफली अराउंड 4.8 तक पहुंच गया इसका, और फिर से इस पे ट्रैफिक स्टार्ट होगी, ये मेंटेनेंस हमने इधर कर दी या रिहेबिलिटेशन के दी, ओवरले प्रोवाइड कर दिया, और फिर से जब टाइम गुजरता गया तो इसकी सर्विसिबिलिटी कम होती गई, और जब फिर से 2 पे पहुंच गया फिर हम रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे, और फिर इस तरह इसकी तो इस तरह इसका साइकिल चलता जाएगा इस रोड का। So the terminal serviceability index represents the lowest pavement serviceability index that can be experienced before rehabilitation, resurfacing, or reconstruction is required. Values are between 2 and 3, with 2.5 recommended for major highways, 2 for lower roads and 1.5. तो अगर मेजर रोड है, मोटरवे है, ये 2.5 पे पहुंच जाए इसका सर्विसिबिलिटी इंडेक्स, फिर आप इसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा, या ओवरले प्रोवाइड करेंगे या नई पेमेंट प्रोवाइड करेंगे इसके ऊपर। और अगर लो वॉल्यूम रोड है तो फिर हम उसको ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, ज्यादा खराब रोड को तो हम 2 तक बर्दाश्त कर सकते हैं, 2 पे पहुंच जाए उसके बाद हम रिपेयर करेंगे। और अगर लोकल रेजिडेंशियल रोड है, घरों तक जाती है, पार्किंग लॉट्स में, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर हम 1.5 तक भी बर्दाश्त कर लेंगे। जब 1.5 पे उसका सर्विसिबिलिटी इंडेक्स पहुंच जाएगा उसके बाद हम रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे उस पेमेंट पे। तो और एक और चीज हम है उसको हम कहते हैं कि इनिशियल डिजाइन में हम सर्विसिबिलिटी इंडेक्स, इनिशियल सर्विसिबिलिटी इंडेक्स 4.5 लेते हैं या 4.2 लेते हैं। सो जनरली हमारा जो इनिशियल सर्विसिबिलिटी एक इंडेक्स होते हैं, इनिशियल सर्विसिबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू नॉर्मली 4.5 और 4.2
इस तरह की होती है तकरीबन। और फिर हमारे पास फाइन या टर्मिनल सर्विसबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है, और वो जो फाइनल जब 2 पर पहुंच जाए या 2.5 पर पहुंच जाती है उसको हम टर्मिनल सर्विसबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। और इसके बाद एक सर्विस एक और चीज होती है और उसको हम कहते हैं चेंज इन सर्विसबिलिटी। ठीक है, सो चेंज इन सर्विसबिलिटी, चेंज इन सर्विसबिलिटी, और वो क्या होगा, इनिशियल सर्विसबिलिटी, ठीक है, माइनस टर्मिनल सर्विसबिलिटी। तो वो क्या होगा 4.5 अगर आपने लिए माइनस 2.5, ठीक है, तो ये क्या होगा 2 आपका चेंज इन सर्विसबिलिटी है। और इस चेंज इन सर्विसबिलिटी को चेंज इन सर्विसबिलिटी इंडेक्स को हम इसको हम अक्सर वो भी कहते हैं सर्विसबिलिटी लॉस, डेल्टा पीएसआई भी इसको हम कहते हैं, या इसको हम वो भी कहते हैं सर्विसबिलिटी सर्विसबिलिटी लॉस या लॉस इन सर्विसबिलिटी इंडेक्स। इसको हम लॉस इन सर्विसबिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, या डेल्टा पीएसआई चेंज या सर्विसबिलिटी लॉस या लॉस इन सर्विसबिलिटी इंडेक्स भी हम कहते हैं। और ये डेल्टा पीएसआई हमारा डिजाइन में जाएगा, जो एस्टो डिजाइन है एस्टो, उसमें ये एक इनपुट होगा डेल्टा पीएसआई जो है उसमें। So pavement analysis period is the length of time that a given design strategy covers. The analysis period may be known, design life क्या होगी pavement की? The pavement performance period or design period is the time that the initial pavement structure is expected to perform adequately before needing major modification. A typical common analysis period. So obviously जो अगर आप 10 years design life है आपका, तो ये 10 years होना चाहिए आपका। ये अगर 10 ईयर डिजाइन लाइफ है आपकी, ये फिर 10 ईयर होना चाहिए। इनिशियल सर्विसबिलिटी से लेके टर्मिनल सर्विसबिलिटी तक 10 इयर्स होना चाहिए। अगर 20 ईयर है डिजाइन लाइफ आपका, तो फिर ये 20 ईयर होना चाहिए आपका। इनिशियल सर्विसबिलिटी से लेके टर्मिनल सर्विसबिलिटी तक 20 ईयर तक होना चाहिए आपका पीरियड। तो ये भी एक इनपुट डिजाइन में आपके इनपुट पैरामीटर है जो डिजाइन में जाएगा। और प्लस ये जो आपका पीरियड है, इस डिजाइन पीरियड में फिर आप क्यूमुलेटिव लोड भी लेंगे एक्सेल्स कितने, ये जो डिजाइन लाइफ आपका होगा, डिजाइन लाइफ ऑफ द पेवमेंट, उसके फिर आप क्यूमुलेटिव एक्सेल लोड्स भी आप लेंगे। इसमें कितने व्हीकल्स कितने एक्सेल्स जाएंगे और उनका क्या लोड होगा, ये बाद में हम देखेंगे ये चीजें, पर उसका सारा उसका आपको लोड कंप्यूट करना होगा। इजी है, वो मुश्किल नहीं है, तो हम मेथड्स करेंगे। पर इसमें ये है कि जो भी आप इधर करें, बस थोड़ा सा एक करते हैं फिर हम बंद करते हैं 1-2 मिनट बस। और हम उसके लिए याद रखें कि हम 18,000 पाउंड एक्सेल लोड लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये एक ट्रक है, दिस इज माय ट्रक, और ये 12,000 पाउंड है, ठीक है, और ये 18,000 पाउंड है, और लेट्स से ये 20,000 पाउंड। इसका ग्रॉस वेट कितना हो गया ट्रक का? 12,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000, तो ये हो गया 50,000 पाउंड जिसका ग्रॉस वेट हो गया। सो ग्रॉस वेट, टोटल वेट इसका हो गया 50,000 पाउंड। तो हम कंप्यूट करेंगे कि इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। वी विल कन्वर्ट दिस
we will convert it into 18,000 pound एक्सेल्स, और इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एक्सेल, या इसको हम इक्विवेलेंट सिंगल एक्सेल लोड भी कहते हैं, ई सेल, इसको हम ई सेल भी कहते हैं। तो हम कहेंगे कि ट्रक जो है जिसका ग्रॉस वेट 50,000 पाउंड है, इट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ई सेल्स, यानी हाउ मेनी 18,000 पाउंड एक्सेल्स। हो सकता है कि दिस ट्रक may be equivalent to 2.4 E cells, and 1 E cell is equal to 18,000 pounds, या metric system में हम approximate कर सकते हैं कि this is equivalent to 80 kilonewton, 80 किलोन्यूटन के बराबर। तो हम ई सेल्स में कन्वर्ट करेंगे इसको, क्योंकि जो एस्टो डिजाइन मेथड है एस्टो, उसमें जब हम क्यूमुलेटिव ई सेल्स लेते हैं कि ओवर द डिजाइन लाइफ इस पे कितने क्यूमुलेटिव ई सेल्स गुजरेंगे ओवर द डिजाइन लाइफ, तो उसमें इनपुट ई सेल जाते हैं, क्यूमुलेटिव ई सेल इस डिजाइन में। तो हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये हम करेंगे इस कोर्स में इंशाल्लाह। इस स्लाइड से आगे फिर हम कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। स्लाइड 10 पे है, मुझे ये लिखने दें, स्लाइड 10। सो वी आर ऑन स्लाइड 10, कंटिन्यू फ्रॉम स्लाइड 10। और ये कौन सी वो है, ये है रोड पेवमेंट स्ट्रक्चरल डिजाइन। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इधर से कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन हो अभी तक जो हमने किए? हेलो, हेलो, अच्छा, तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दे। कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो, अच्छा, मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दें जरा।